अस्सलामुअलैकुम जी। दिस इज़ हसीब सवाती द CSS गाइड और आपका मेंटरशिप प्रोग्राम का एक नया सब्जेक्ट इंग्लिश प्रेसिंग एंड कॉम्पोजिशन ये शुरू हो गया है आज। और ये सब्जेक्ट जो है ये आपसे क्या चीज़ मांगेगा, आपसे मांगेगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फेलियर रेशो बहुत हाई है। रीज़न क्या है कि स्टूडेंट इसको एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के तौर पे लेके चल रहे होते हैं, लेकिन हालांकि ये आपकी एक प्रैक्टिस और रिगरस प्रैक्टिस का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, आपने उसका कंटेंट देखा, आपने उसके नोट्स बनाए और उसके ऊपर आपने एक दो अपने मॉक एग्ज़ाम दे दिए और प्रॉबेबली आपका वो जो सब्जेक्ट है वो 45-50 के अराउंड पास हो जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है यानी इंग्लिश प्रेसिंग एंड कॉम्पोजिशन का जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिस मांगेगा और प्रैक्टिस मांगेगा। ये इतनी प्रैक्टिस मांगेगा आपसे कि आपको इतना काबिल बनना पड़ेगा कि ये जो मैंने प्रेसिंग के स्पेलिंग लिखे हुए हैं ये गलत हैं और आपको देखते साथ पता लग जाना चाहिए था। ये इतनी प्रैक्टिस मांगेगा आपसे। तो अगर आपने प्रेसिंग के स्पेलिंग गलत डिटेक्ट कर लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर आपने नहीं कर पाए तो आप सोचिए कि अभी आपने प्रैक्टिस शुरू ही नहीं की हुई अपनी। तो इंग्लिश प्रेसिंग, नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज है। इंग्लिश प्रेसिंग एंड कॉम्पोजिशन का जो सब्जेक्ट है 1-on-1 हमारी जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की जो क्लास 1 होगी लाइक पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स की क्लासेस की तरह, हम आज क्या कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे पहले सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की जो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आप मेरे पास आते हो अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम लेके और मेरी कोशिश होती है कि आपके इंडिविजुअल लेवल पे आके आपको समझूं और फिर उसका सॉल्यूशन दूं। सेम इज़ द केस हियर। यहाँ पे भी क्या होगा, आप पहले सब्जेक्ट को इंडिविजुअल लेवल पे आके समझो कि आखिर वो डिमांड क्या कर रहा है, डिमांड क्यों कर रहा है और उसकी डिमांड को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। आया आपने इससे पहले कभी ऐसे सोचा है कि एक सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश प्रेसिंग एंड कॉम्पोजिशन का जो सब्जेक्ट है इसकी लॉजिक क्या है, एग्जामिनर ने ये क्या लॉजिक रखी हुई है, इस लॉजिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। तो क्लास 1 को अगर स्टार्ट करें तो इट स्टार्ट्स विद द सिलेबस। FPSC का रिकमेंडेड जो आपको सिलेबस दिया जाता है एक PDF की शक्ल में, इससे हम स्टार्ट करते हैं। और क्या इसमें हमसे पूछा जा रहा होता है, ज़रा सा मेरे साथ अब एक्टिव हो के आपने क्या करनी है, थोड़ी रीडिंग करनी है ताकि हम दोनों इसको बहुत अच्छे से लेके अंडरस्टैंड कर सकें। द एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट विल बी बेस्ड अपॉन अ पेपर कैरिंग 100 मार्क्स to test the candidate's ability to handle pressy writing, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अच्छा, मतलब ये आपका क्या है, वो कंपोनेंट चेक किया जा रहा है जो आपको बाकी सारे पेपर्स में काम आएगा। यानी आपकी प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर, पेयर ऑफ वर्ड, ट्रांसलेशन, यहाँ से वो क्या होना शुरू होगी, इम्प्रूव होना शुरू होगी। यहाँ से आप क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे और जब वो प्रैक्टिस है उसको इम्प्लीमेंट आप कहाँ पे करोगे, आप रिमेनिंग 11 सब्जेक्ट्स पे। अगर अक्सर स्टूडेंट मुझसे आके इनबॉक्स कर रहे होते हैं सर ग्रामर कहाँ से करें, ग्रामर क्यों करें, तो भाई उसका जवाब ये है कि ग्रामर का ही तो ये पेपर है। यहाँ से आपकी ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी ट्रांसलेशन, आपकी प्रेसी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन ये इम्प्रूव होगी। और आप कल को जो 20 नंबर का एक सवाल होता है वो जब पैराग्राफ की फॉर्मेट में लिखोगे तब काम आएगा आपको ये सब्जेक्ट वहाँ पे। और जब आप कल को एस्से अटेम्प्ट कर रहे होगे वहाँ पे भी काम आ रहा होगा। अब जब 1 बाय 1 इनके कंपोनेंट्स को मैं आपको समझाऊंगा तो आप देखिएगा आप कितने हैरान हो जाते हैं। तो क्विकली गो थ्रू करते हैं। 20 मार्क्स की आपको एक प्रेसी लिखनी होगी, प्रिसाइज नहीं प्रेसी लिखनी होगी, प्रेसी की स्पेलिंग ये है। आपको एक 20 मार्क्स की प्रेसी लिखनी होगी, आपको कॉम्प्रिहेंशन का एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें से आपने सवाल पूछे जाएंगे, एंड पे आपने 20 करने होंगे, 4 हर एक का स्कोर होगा, ठीक है जी। मैक्सिमम आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। ग्रामर एंड वोकैबुलरी जिसमें आपसे वो करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस आपसे पूछ रहा होता है। आर्टिकल्स, ए एंड द, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब्स एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अब ये जो सिनोनिम एंड एंटोनिम का पार्ट है इसको ज़रा सा याद रखिएगा, आगे इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, फिर आपसे सेंटेंस करेक्शन कहा जाता है कि भाई आपको एक स्ट्रक्चर में कहीं फ्लॉ होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, कहीं ग्रामर या पंक्चुएशन में कोई प्रॉब्लम होगा, तो अब आपने क्या करना है, उसको रीड करके अपने हिसाब से सेंटेंस की करेक्शन करनी है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पेयर ऑफ वर्ड, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होती है, अक्सर पेयर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड आ जाता है या पेयर ऑफ वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद आपके पास ट्रांसलेशन आ जाती है। तो ये टोटल आपका कितना 100 का पेपर बन गया, जिसमें से 40 आप गनीमत समझें।
और हालांकि देखने में कितना आसान लगेगा बंदे को कि यार 20 नंबर यहाँ है, यहाँ से मैं 15 उठा लूँ, यहाँ से मैं 10 उठा लूँ, आपके ऊपर एमसीक्यूज़ होंगे 20 के, चलो 20 में से यार 8 तो आ ही जाएंगे मेरे, और ये आपके 18 15 ठीक है इतने हो गए। सेंटेंस करेक्शन यार 2 नंबर यहाँ से मैं ले लूँ, 3 यहाँ से मैं ले लूँ, 5 यहाँ से ले लूँ, 5 यहाँ से ले लूँ, तो यार फिर भी मेरा 40 प्लस तो आराम से हो जाएगा। लेकिन फिर भी 40 प्लस नहीं होता। ऐसा सब्जेक्ट में आखिर क्या है, वो क्या पेचीदियाँ हैं, वो क्या इंट्रिकेसीज़ हैं सब्जेक्ट की, जो एक बच्चा जो है वो 40 तक नहीं ले पाता, हालांकि चाहे तो वो कितना अच्छा स्कोर कर सकता है। और जो कुछ लोग होते हैं वो अच्छा स्कोर भी करते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे अक्सर रिजल्ट डीएमसीज़ जहाँ पे बड़ा एक्सेप्शनल स्कोर आ रहा होता है, ऐसे में आपको वही 40 नज़र आ रहा होगा, 40 45 ठीक है जी, ±5 इसका यही होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि कोई 60s में भी जा रहा होता है, 65 तक भी जा रहे होते हैं, इवन एक्सेप्शनल केस में 70s तक भी जा रहे होते हैं। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं, और वो लोग जो 50 से बिलो आ जाते हैं वो ऐसा क्या करते हैं, ज़रा सा उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके सामने कल को आएगा जी पेपर, ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर आपका ऐसा दिखाई देगा। मेरी बड़ी एक शुरू से कोशिश रही है कि आपको वो विजुअल्स दिखाए जाएं जो कल को आप पेपर में देख के घबरा ना जाओ, डर ना जाओ, तो इसलिए मैं आपको विजुअल्स भी दिखा रहा होता हूँ। इस तरह का पेपर होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, ठीक है, आपने लाजमी पढ़नी होती है इंस्ट्रक्शन, वरना वही प्रिसाइज और प्रेसी वाली मिस्टेक शुरू में जो आपने की थी उसी तरह की मिस्टेक्स और ब्लंडर्स होंगे। 20 नंबर हैं इसके। क्वेश्चन 1 है, सबसे पहले प्रेसी अटैम्प्ट करनी है, उसके बाद आपने केयरफुल पैसेज है इसको पढ़ना है। ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। फिर आपको कह रहा है कि भाई मैंने आपको 8 जुमले दिए हैं जिसमें से 5 मुझे करेक्ट करके दो। फिर एक कहता है कि आपको एक मैंने पैराग्राफ सा दिया हुआ है, इसमें मुझे पंक्चुएशन करके दो। यहाँ पे वो मुझे कहता है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस और अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस इसमें लगाओ, इन, एट, फॉर, इस तरह के जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो। फिर आपको कहता है कि 5 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनके मुझे मीनिंग और सेंटेंस में यूज़ बता दो मुझे, ठीक है, बचपन से आप करते आ रहे हैं। और ट्रांसलेशन जो बचपन में इंग्लिश ग्रामर हुआ करती थी, जिसे हम इंग्लिश ए और इंग्लिश बी कहा करते थे, तो वो क्या था जी, यही तो पेपर था। अब वो क्या हो चुका है, वो इतना मैच्योर हो चुका है, इतना समझदार हो चुका है कि अब आपको वो फेल करने की काबिलियत रखता है। यहाँ पे आके मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ठीक है जी, सब्जेक्टिव सजेशन है, इंडिविजुअल लेवल की सजेशन है, आप माने ना माने आपकी मर्जी है। लेकिन आपने सबसे पहले तो ये वाला जो सेक्शन है ना भूल जाना है कि ये सेक्शन एग्जिस्ट भी करता था। आते साथ पेपर को ना जल्दी से, ये अब मैं फोल्ड तो नहीं कर पा रहा, स्क्रीन है मेरी, लेकिन आपने क्या करना है, पेपर को फोल्ड कर देना ताकि आपकी उसके ऊपर नज़र ही ना पड़े। या उसको क्या फोल्ड करना है, इस पूरे के पूरे को क्या करो साइड पर रख दो कि यार बेटा आप जो हो ना, आप आखिरी जो है 35 + 35 मिनट का हिस्सा हो, आपको बाद में देखा जाएगा। शुरू आप कहाँ से करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 7 और ट्रांसलेशन आप देखें कि अच्छा, बुज़ुर्ग ने बताया कि जंगल के पार एक पहाड़ है, द ओल्ड पर्सन या द फलाना पर्सन टोल्ड दैट देयर एग्जिस्ट अ माउंटेन एंड देयर इज़ अ माउंटेन राइट अक्रॉस द रिवर एंड ऑल दैट। आपकी ट्रांसलेशन क्या होती है, कदरे आसान होती है, ठीक है जी, और ये आपको क्या कर रही होती है, आपको एक पॉजिटिव और एक आपको एक कॉन्फिडेंस दे रही होती है कि अच्छा, ये जो 10 नंबर का सवाल था मैंने इसको अटेम्प्ट कर दिया, यार मेरे 7 नंबर तो आ जाएंगे, अब बच के मेरे पास पीछे 33 नंबर जो मैंने लेके आने हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ज़रा सा आप ऊपर आते हैं, आप कहते हो कि यार पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, आया मुझे ये करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। ज़रा सा आप देखते हो, यार चलो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आप इसको स्टार्ट करते हो, इसमें से आपके जो हैं 5 6 इतने नंबर, यानी 2 आपको नहीं आते होंगे क्योंकि प्रैक्टिस अगर आपने कम की हुई है, लेकिन अगर आपको आते हैं तो 5-6 नंबर आपसे। तो इस तरह इस अप्रोच को फॉलो करने से क्या होगा, आपका वो जो 40 का वो जो डर है ना, वो कम हो के 33 पे आ गया। इसमें ये आपने डाला तो कहीं 28 27 पे आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा, आप जहाँ पे आते हो, पंक्चुएशंस जो आपको ये प्रीपोजिशंस दी जाती हैं कि आपने अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस यूज़ करनी है। अब जब आप ये करोगे, ये काफ़ी आसान होती हैं। खैर मैं तो टीचर हूँ, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो मुझे तो ये आसान लगता है। लेकिन आप जब इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो इंशाल्लाह आप भी यही वाली फीलिंग्स रख रहे होगे, यार प्रीपोजिशंस तो आसान है। ये कितने की हैं जी, 5 नंबर की हैं, तो भाई 4 नंबर, 4 छोड़ो, 3 तो कहीं नहीं गए, 3 से भी नीचे गए तो भाई फिर तो लानत ही है कि भाई 3 भी नहीं आ रहे मेरे। तो कोशिश क्या होगी कि आप यहाँ पे 3, वो जो 27 पे था आपका, वो अब आ चुका है जी 24 पे। अब आप और कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यार हाँ, अब मुझे थोड़े से और, ये नहीं है टॉपर नहीं बनना इस टाइम पे। आपने इस पेपर में आके ना, आपने क्या करना होता है, आपने टारगेट रखना होता है मिनिमम 40 का, ठीक है। ये हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, हम वो एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहे जो आप प्रैक्टिस करके आप बन जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ तक 24 तक आ चुके हो। कोई स्टूडेंट यहाँ पे 28 पे खड़ा होगा, उसे 28 चाहिए होंगे, किसी को 24 चाहिए होंगे। दैट डज नॉट मैटर, ठीक है जी। मैटर क्या करता है, अभी आपके पास अच्छा खासा
सा मार्जिन है। यहाँ पे आते हो जी, पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट, ठीक है जी। ये समटाइम्स, ठीक है जी, समटाइम्स ये क्या होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है, ये मुश्किल होता है, ठीक है जी। यहाँ पे हम देखते हैं 5 का है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये 3 नंबर मेरे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि मैंने पंक्चुएशन सही से नहीं पढ़ी थी। सर पिट रहे होते थे पंक्चुएशंस कर लो, लेकिन मैंने नहीं की, चलो 3 आ गए, 3 ना सही मेरे 2 आ गए, ठीक है जी। मैं जो जहाँ 23 पे था या 24 पे था, अब मैं 21 या 22 पे आ चुका हूँ। फिर ऊपर आते हो, करेक्ट द फॉलोइंग 5 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी। अब सेंटेंस करेक्शन ये है, ये अक्सर ये आपने देखा होगा कि आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, आपके यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब में आपके जो शॉर्ट्स होते हैं उस पर अक्सर अगर आपने इस तरह के ग्रामर के चैनल्स और CSS से रिलेटेड फॉलो किए होंगे, तो वहाँ पे ये सेंटेंस करेक्शन हो रही होती है, आपको रूल्स सिखाए जा रहे होते हैं। आगे हम जब खुद सीख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये रूल्स की बिना के ऊपर आप 10 में से कहीं 7 कहीं 6 का स्कोर आराम से ले सकते हो, आसान होता है। यकीन कीजिए ये क्या होता है, आसान होता है। तो अगर आपके यहाँ पे 7 आ रहे हैं, तो अगर जहाँ पे आप 21 पे खड़े थे, तो अब मुझे लगता है कि आप शायद 14 पे आ चुके हो। और अब आके आपके पास तकरीबन 1 आवर एंड 20 मिनट्स, ठीक है जी, 1:30 इतना टाइम बचता है, ठीक है जी, इतना टाइम होता है। ये पेपर जल्दी हो जाता है। ये आपका हार्डली जो है ये 10 मिनट लेगा, ठीक है जी। आपके 10 मिनट इसने ले लिए, 5 मिनट आपके ये ले रहा होता है, 10 इसको दे दो, 10 10 10 30 और ये 35 आपके हो गए, ठीक है जी। ये आपके 10 दे दो, ये आपके 45 हो गए। और इसको आप यहाँ 45 पे आके क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। और आपके 20 नंबर अगर निकाल दो MCQs के, तो आपके पास अभी भी 2 घंटे हैं, 2 घंटे अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं क्या कर रहा हूँ, 1.5 घंटा बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा हम वो एक कॉमन, आइडियल नहीं, बड़ा एक कॉमन और बड़ा एक सबसे आसान पाया जाने वाला जो सिनेरियो है हर एक के साथ हो रहा होगा, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी आप खड़े हैं, आपके पास 1:30 का टाइम पड़ा है, 1 घंटा 30 मिनट है। अब जब आप आएंगे प्रेसे के ऊपर और अपने पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, जिसके ऊपर प्रॉपर हमारी क्लासेस होंगी, और जब मैं आपको वो सिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि इसमें तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, आपने वो फॉलो करने होंगे। एक्चुअली इसी क्लास में तो मैं प्रेसे सिखा रहा हूँ, खैर ये बताना नहीं है किसी को, अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होगा जी, आप यहाँ पे देखोगे आपके 35-40 मिनट्स तो आप इसको दोगे ही दोगे, ठीक है जी। और ये भी आपका जो है 40 मिनट्स या आपके 30 मिनट्स डिज़र्व करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था जी सिलेबस। इसमें मेरी जो मैंने आपको अप्रोच बताई, ठीक है जी, इंडिविजुअल अप्रोच है। यहाँ से आप शुरू करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि यार अरे 20 हो गए, अरे मेरे तो 15 नंबर रह गए, अरे मेरे तो 35 रह गए, अरे ये हो गया। तो आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक सवाल करते जाते हो, और आप 40 से ड्रॉप हुए, 35 पे आ गए। 35 से कोई सीधा जंप कर रहा होगा जी 30 पे, कोई जंप कर रहा होगा जी 32 के ऊपर, ठीक है जी। कोई 32 से सीधा आएगा जी, सर मेरे तो उसमें 9 नंबर आएंगे जी, सर बिल्कुल मेरे तो 23 आ जाएंगे, मुझे 23 चाहिए। और सर अभी तो मेरे पास 20 का ये, सर जी इसमें तो मेरे सिर्फ 11 आ जाएं और इसमें मेरे 15 आ जाएं, तो उफ कितना बेहतरीन मेरा रिजल्ट होगा। तो आपने खुद को, अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन इससे स्टार्ट करना है और पहुंचते पहुंचते आपने एंड पे आ जाना है यहाँ पे। तो ये क्या था जी, आपके सामने एक पेपर था, मैंने आपको पेपर की वो वाइब बताई, टाइम डिकोड करके बता दिया। और आपने इंशाल्लाह आप मुझे किसी भी मीडियम से अगर सुन रहे हो, तो आपने क्या करना है, याद रखना है कि सर ने एक चीज़ सिखाई थी और हमने इसी को फॉलो करना है। तो ये क्या था जी, आपके लिए आपका सिलेबस जो है, या ये आपका जो क्या है जी, पास पेपर हैं आपके, जो जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर है, इसको हमने क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। और अब आते हैं उन 7 मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर, जिनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़रूरी है आपके लिए जी, बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस चीज़ को समझना। तो प्लीज़ अगेन एक्टिव हो जाएं, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को फिर से रिलैक्स मोड में लेके आएँ और फुल एक्टिव के साथ होके, फुल एक्टिव लिसनिंग के साथ मुझे अब सुन रहे हैं आप, ठीक है जी। 7 कंपोनेंट्स हैं आपके प्रेसियन कॉम्पोजिशन के पेपर के। और याद है आपने पीछे प्रेसिस को प्रिसाइज पढ़ लिया था, याद है अपनी गलती। तो आपने क्या किया, प्रेसियन कॉम्पोजिशन का जो पेपर है उसमें 7 कंपोनेंट्स डिवाइड किए, स्टार्टिंग विद योर 20 नंबर के MCQs, जो कि क्या होता है, सिनोनिम एंड एंटोनिम होता है। सीधी बात करूंगा, आपको कहूंगा कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, ना पास पेपर से इसकी रिपीटिशन हो रही होती है, और मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम है, अनलेस और अनटिल आपका ड्रीम ये है कि आप फर्स्ट पोजीशन लो CSS में, ठीक है। अगर आपका ये वाला ड्रीम है तो ठीक है, आप इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत करो। बहुत सारी मेहनत से मुराद है बहुत सारी। सर अली नईम शेख
22 के टॉपर, 20 क्या कह रहा हूँ, 22 के टॉपर, तो उनके वर्डिंग है कि भाई उन्होंने अराउंड 3000 या 3500 आई बिलीव उन्होंने वर्ड्स प्रिपेयर किए थे, जिसमें से वो कह रहे थे कि 3 से 4 आए थे और बाकी जो थी मेरी मेहनत सारी ज़ाया गई थी। लेकिन ही इज़ द फर्स्ट पोजीशन होल्डर, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट पोजीशन लेनी है तो आपके लिए क्या होगा, आपने यहाँ पे सर खपाना होगा, बहुत हद तक मेहनत करनी होगी, शदीद मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर एक कॉमन केस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन कभी ये नहीं रहेगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। इतने मुश्किल आपके ये सिनोनिम एंटोनिम्स आ रहे होते हैं कि आपसे नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लग रहे होते हैं तुक्का, ठीक है जी, तुक्का ही आपने मारना होता है, तो आपने वो तुक्का ही मारना है। तो भाई यहाँ पे टाइम वेस्ट क्या करना, इसको फ़िलहाल के लिए आप ऑप्शनल समझें, इसको कहें कि यार चलें ये है ही नहीं है, मेरे 7 कंपोनेंट 80 के हैं, 80 में से मैंने 40 लेना है, ठीक है। आप इस तरह ज़रा सा समझने की कोशिश करें। प्रेसी राइटिंग, ठीक है जी, 20 नंबर हैं, ये आपका एक गोल्डन चांस है मैक्सिमम स्कोर करने का। कोई इसमें एंटोनिम सिनोनिम्स वाली वो नहीं है कि रटे हैं कोई वो है। हाँ, इसमें आपकी जो वोकैब होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ। अब वो जो वोकैब है, आप डॉन के जब आर्टिकल्स पढ़ते हो, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाओ, पेज पे जाओ, वहाँ पे मैंने डॉन की न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है वो भी सिखाया हुआ है, और वोकैबलरी कैसे करते हैं वो भी मैंने सिखाया हुआ है। यूट्यूब पर भी वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। तो आपने डॉन को पढ़ के अपनी जो वोकैबलरी है वो बिल्ड करना शुरू करनी होती है, प्रैक्टिस आप उसकी करते हो बहुत सारी, और ये जो प्रैक्टिस है इट लीड्स यू टूवर्ड किधर जी, ये आपको कहाँ लेके चलती है, ये आपको लेके चलती है अपना मैक्सिमम स्कोर वाली तरफ। कि भाई आपने ये कर दिया, आपने अपना जो प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर है उसमें प्रेसी राइटिंग के लिए जो वोकैबलरी सीखी है वो आप बाकी पेपर्स में भी तो यूज़ कर सकते हो अच्छे से, लेकिन यहाँ पे उसका क्या है, आपका बड़ा एक रोल होता है। तो इसलिए अगर आपके डॉन के ऊपर ग्रिप अच्छी है, डॉन की ग्रिप को आप लेके चलते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। एंड इट इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। सीधा समझें कि भाई ये प्रैक्टिस की गेम है। जितनी आप प्रैक्टिस इसमें करेंगे, जितना आप प्रेसी को बार बार लिखने की कोशिश करेंगे, रिपीट करेंगे, आपके लिए ये उतनी ही आसानी क्रिएट करेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं कि भाई इट विल हेल्प यू इन द रेस्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। अब सवाल आता है कि सर कैसे ये एक प्रेसी जो है किस तरह बाकी पेपर में हमें हेल्प कर रही होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर रहे हो, आप एक 20 नंबर का सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में अटेम्प्ट करने के लिए बैठे हो, आपके जहन में उस टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स, इफ़ नॉट 100, टेंस ऑफ थॉट्स आ रही होंगी। उन थॉट्स को कैसे आपने कम अल्फाज में, कम से कम अल्फाज में आपने क्या करना है, पेपर में प्रेजेंट करना है। ये आपकी स्किल क्या है, प्रेसी राइटिंग की तो स्किल है। कल को आप सोच रहे होगे आपके जी इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सवाल आ गया है, अब आपको क्या है जी, आपने वो सवाल अटैम्प्ट करना है। तो अब आप बैठे होगे जी, 100 थॉट्स आ रही होंगी, 100 प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, सॉल्यूशंस कौन सा बेस्ट है, क्या लिखूं, क्या लाइंस लिखूं। तो जिसकी प्रेसी की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है वो स्टूडेंट क्या करता है, वो अपने बाकी पेपर में भी एक्सेप्शनली गुड परफॉर्म करता है। वो लेंथी सेंटेंसेस लिख के अपना जो प्रेशियस टाइम है जो कि 40 मिनट्स पर क्वेश्चन होगा आपके लिए, वो कभी भी ज़ाया नहीं करता। वो साफ़ सुथरे शॉर्ट कंसाइज अल्फाज का इस्तेमाल करता है, जिससे कम अल्फाज में ज़्यादा आपका जो है वो मीनिंग कन्वे हो। यही तो हमारी क्या है, प्रेसी राइटिंग है। तो ये आपको कहाँ पे काम आ रही होगी, हर पेपर में काम आ रही होगी। अगला पार्ट है, अगला कंपोनेंट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये भी एक गोल्डन चांस है, ये भी प्रैक्टिस का नाम है, और ये भी आपको हेल्प कर रही होगी। सवाल ये कि हाउ, फॉर एग्जाम्पल आपने एक डॉन का आर्टिकल पढ़ा, आपने एक रिसर्च पेपर पढ़ा, रिसर्च पेपर था जी 20 पेजेस का, डॉन का आर्टिकल था 2 पेजेस का। अब इन 20 पेजेस में से वो जो कंटेंट आपने निकालना है जो कि आप यूज़ कर पाओगे कल को पेपर में, वो बड़ा लिमिटेड होगा। यानी 20 पेपर का रिसर्च पेपर पढ़ के आपने 2 पेजेस का कंटेंट अगर निकाला, तो यही तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस है। अब एफपीएससी के एग्जामिनर की उस नेमत को, उस ब्लेसिंग को आप समझ रहे हैं कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर करवा रहा है। मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि प्रेसी का पेपर ना पूरे सीएसएस की एक बुनियादी जड़ है कि आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा के, सिखा के वो क्या कर रहा है, आपको ये सिखा रहा है कि कैसे रिसर्च पेपर को समराइज़ करना है, कैसे आपने डॉन के जो आर्टिकल्स हैं उनको समराइज़ करना है। आप एक पैसेज पढ़ो पूरे का पूरा, और उसमें से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सिखाएगा। आपके पास कोई नोट्स होंगे, ठीक है जी, आपके पास कोई डिफरेंट आपने बुक्स बाय की होंगी,
बुक्स पढ़ो, 1-2 पेजेस पढ़े, उन 2 पेजेस में काम की क्या बात थी, ठीक है जी, व्हाट वाज दैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दैट पेज, वो आपको कैसे पता चलेगा जब आपकी कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी बन जाएगी। इसके ऊपर भी हमारी अलग क्लास होगी, पूरा हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन, ठीक है जी, ट्रांसलेशन मैं अब सीक्वेंस में ही चल रहा हूँ कि भाई जो 20-20 के हैं, 10-10 के हैं, जो आप अच्छे से कर सकते हो, ये अच्छे से कर सकते हो, ये बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है, ये आपको दे सकता है। ट्रांसलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रांसलेशन के ऊपर मेरा मानना है कि आप उस दिन आपकी जो अबूर हासिल हो जाएगा ट्रांसलेशन के ऊपर, 10 में से 8 नंबर आपके उस दिन आपको मिलेंगे जब आप न्यूज़ की जो आपकी टीवी पे जो न्यूज़ चल रही होती है, ठीक है जी, आप वो देखो, वो उर्दू में जो भी एंकर है वो पढ़ रहा होता है न्यूज़ को, ठीक है, लेकिन जब वो एंकर जो है वो उर्दू में पढ़ रहा है, आया आपका माइंड उसको जल्दी जल्दी इंग्लिश में प्रोसेस कर पा रहा है? तो अगर तो ये एबिलिटी आपकी अभी नहीं है कि न्यूज़पेपर वाला जो है जी वो आपका एंकर जो है वो उर्दू में पढ़ रहा है और आपको तो उसमें जो अल्फाज हैं उनका मीनिंग ही नहीं आता, उसमें से हाफ ऑफ द वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आपको मीनिंग, वो कहता है जी अस्करी क़यादत ने ये बड़ा गंभीर फ़ैसला किया, तो अब आप बैठ के सोचो कि अस्करी क़यादत को हम क्या कहेंगे। तो यकीन जानिए कल को पेपर में सेम ऐसा ही हो रहा होगा आपके सामने, वहाँ पर भी इसी तरह के अल्फाज आ रहे होंगे कि आपको वो आ भी रहे होंगे, ठीक है जी, आपको कि मुझे आता भी है, लेकिन यार वो एग्जैक्ट वर्ड क्या है वो मुझे नहीं आता, और इतनी पशेमानगी हो रही होती है। पशेमानगी को उर्दू में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं आता है आपको? तो क्या है, आपको इतनी उस टाइम पे एक गिल्ट फील हो रहा था कि यार काश मैं थोड़ा सा ये वर्ड तो मैं अक्सर बोला करता था, मुझे इसका मीनिंग क्यों नहीं आ रहा। तो ट्रांसलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका डॉन के जो न्यूज़पेपर हैं उसको पढ़ के उसमें से वर्ड्स उठा के, ठीक है जी, वहाँ से प्रैक्टिस करके, और नॉट ओनली डॉन का न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर अच्छा पढ़ सकते हो। और ये नहीं है कि बहुत मुश्किल अल्फाज हों, सिंपल आसान अल्फाज भी, जिस तरह अस्करी की आदत है, ठीक है जी, ये इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितने बेसिक अल्फाज हैं वो आपको आने चाहिए, तब आपका स्कोर अच्छा होता है। और ये स्टैंडर्ड आपका कब आपको वो अचीव होगा, गोल्डन स्टैंडर्ड क्या है, जब आप क्या कर रहे होगे, एंकर को सुन रहे हो और वो जो उर्दू में कह रहा है आपका माइंड उसको जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रहा है इंग्लिश में। ये एबिलिटी कहाँ पे आपको काम आएगी? ये काम आएगी आपको, यकीन जानिए, मेरा यकीन जानिए, आई एम ऑनेस्ट विद यू, और आपको भी चाहिए मेरे साथ इसी तरह ऑनेस्ट रहिए। एस्से का पेपर जब आप लिखने बैठोगे ना, तो आपका माइंड जो है वो उर्दू में आइडियाज़ जनरेट करेगा। आपके आइडियाज़ जो हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपके जो भी थॉट होगी उस टाइम पे, वो उर्दू में जनरेट होगी। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पता है टाइम किस चीज़ पे लग रहा होगा? टाइम लग रहा होगा आपका इस उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करने पे। उर्दू के जुमले जो जहन में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ आप लिख रहे हैं, तो यार मौसमियाती तब्दीली ने यहाँ नुकसान कर दिया, तो यार इसको जल्दी से अब क्या करो, उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करो। रीज़न क्या है? आपने इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग की ही नहीं होती इंग्लिश में, ठीक है जी। आप अक्सर कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आप उसको देख रहे होते हो कि यार इसका उर्दू मीनिंग क्या है, उर्दू में ये क्या कह रहा है। तो जब आपने इंग्लिश के साथ दोस्ती नहीं की तो पेपर में भी वो क्या हो रहा होगा, आपका दोस्त नहीं बनेगा। तो ट्रांसलेशन की एबिलिटी आपको इस काबिल बनाती है कि कल को आप जब एस्से लिख रहे होगे, वहाँ पर आपका माइंड डायरेक्ट जो है वो किस में, इंग्लिश में, क्योंकि पेपर इंग्लिश एस्से का है ना, उर्दू इंग्लिश तो थोड़ी ही है। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश एस्से को जो थॉट्स आपके माइंड में आ रही होंगी, अब आपने उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन की एबिलिटी की मदद से। फिर सेंटेंस करेक्शन आता है, जिसमें ग्रामर के रूल्स, उनके ऊपर ग्रिप होना और उनकी रिपीटेड रिवीजन और वीकली टेस्ट अपने देना, मंथली टेस्ट देना, तब जाके आपके क्या होंगे, सेंटेंस करेक्शन ठीक होगा। आपने ग्रामर का रूल सीख लिया, उसके ऊपर आपकी ग्रिप भी है, प्रैक्टिस नहीं की, ग्रिप लूज़ हो जाएगी, आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। पेयर ऑफ वर्ड भी सेम ऐसे हैं, रटा, रिपीटिशन, डेली रिवीजन, वीकली टेस्ट, ये तब जाके आपके हो रहे होते हैं। तो इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपको क्या बताऊँ कि आपने कैसे तैयार करने हैं, भाई वही है, रटा है, पेयर, ठीक है जी। सेंटेंस करेक्शन के कुछ रूल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो भी पढ़ाऊँ। ट्रांसलेशन कैसे लेके चलते हैं, क्या स्टेप्स होंगे, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी, पूरी क्लास होगी, यहाँ पे भी पूरी क्लास होगी। और ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है जी, इसके ऊपर तो आपको मैं रीडिंग मटीरियल क्या, मैं आपको 20 MCQs होते हैं, मैं आपको 200 MCQs का एक पेपर लीक भी करके दे दूँ ना, तो भी आप इसमें से 20 नहीं ले पाओगे, ये इतने मुश्किल होते हैं। तो ये क्या है जी, ये वो फर्स्ट पोजीशन होल्डर की ही गेम है, जो करना चाहता है वो करे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है जी। डिफरेंट मैं आपको रिसोर्सेज बता दूंगा कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट हमारा जो इम्पॉर्टेंट वो था, हिस्सा था, हमने वो कर दिया। और आपका जो है जी, आपका लास्ट जो आपका 7th कंपोनेंट है वो है पंक्चुएशन एंड प्रीपोजिशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको किस में, एस्से राइटिंग
राइटिंग में, जब मैं आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग का जो मेरा कोर्स है, ठीक है, जिसमें मैं आपको ऐसे राइटिंग सिखा रहा होता हूँ, उसमें हम लोग ग्रामर के रूल्स यही तो सीख रहे होते हैं कि आपका एक कॉमा के ऊपर क्लास है, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, आप देख सकते हो। एक कॉमा के ऊपर मेरा 40-45 मिनट का लेक्चर है। शुरू में मुझे भी लग रहा था कि यार ये इतनी लेंथी क्लास, लेकिन एक कॉमा इतना वैल्यूएबल है और उसी का टेस्ट आपका यहाँ पे हो रहा होता है। सो जल्दी से मुझे ये बताएं कि आज आपने क्या सीखा। आज आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, और आपने ये भी सीखा कि आप प्रेसी को प्रिसाइज कह रहे थे। तो प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का जो पेपर है उसमें आपने ये देखा कि ये वो बेस, आपका वो जो बेस है वो प्रोवाइड करता है आपको आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। आपकी इंग्लिश के ऊपर जो ग्रिप है, ठीक है, वो इम्प्रूव होती है इस पेपर से। तो ये पेपर क्या है जी, आपका वो सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा तैयार करने का आपका एक रिसोर्स है आपके CSS को। तो इन 7 कंपोनेंट्स की बिना के ऊपर आपने क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है। तो ये क्या था जी, आपका सिलेबस मैंने ब्रेक डाउन कर दिया आपके सामने। और ज़रा सा आगे चलते हैं और एक सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं जी। सिनेरियो कैसा सर? कैसा सिनेरियो समझें? सिनेरियो क्या है जी, आपके DC साहब, DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब, ब्रिलियंट मैन, ठीक है जी, ये क्या है जी, ये ऑर्डर करते हैं सर अवेद इरशाद को, फर्स्ट पोजीशन होल्डर 2017, मतलब दोनों एक्सट्रीमली लेजेंडरी काइंड ऑफ पीपल, ठीक है जी। ये दो बंदे जो हैं जी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बट ये DC साहब हैं, ठीक है, ये इनके हेड हैं। तो ये DC साहब जो हैं AC साहब को कहते हैं कि यार अवेद, ऐसा है कि इस्लामाबाद में एक बेहतरीन इंटरनेट कोई आने वाला है और 20 MB पर सेकेंड उसकी जो है वो स्पीड होगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मुझे इसको जब मैं अप्लाई करूँ, इसको इस्लामाबाद में मैं इसको जब इसकी कंपनी जो है उसको मैं परमिट प्रोवाइड करूँ, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार इस इंटरनेट के क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फ़ायदे नुकसानात होंगे, ठीक है। ज़रा सा मुझे तुम इस तरह करो ना, तुम इसके ऊपर मुझे जो है एक रिपोर्ट करो, ठीक है जी। DC साहब ऑर्डर करते हैं, DC साहब डिप्टी कमिश्नर हैं, वो ऑर्डर ही करते हैं। AC साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सर आपको एक रिपोर्ट बना के दे देता हूँ। अब AC साहब अपनी मेहनत करते हैं, कॉम्पिटेंट हैं, फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं, तो वो ऐसा डाटा निकाल के देंगे कि भाई जो बड़ा यूनिक होगा। लेकिन वो डाटा जमा करते 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 उतना पाइल बन जाता है, इतना पाइल अप हो जाता है डाटा, ठीक है जी, पाइल्स ऑफ नोट्स बन जाते हैं आपके। और जो DC साहब हैं वो कहते हैं कि यार अवेद ठीक है, तुमने तो बड़ी रिसर्च की है यार, लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है यार, मैं DC हूँ, मैंने कभी कहाँ जाना होता है, कभी किसके साथ मीटिंग है, कभी क्या है, कितने मामला है, तुम्हें पता तो है। तो यार ऐसे करो ना कि इस जो डाटा तुमने निकाला हुआ है ना यार, इसको शॉर्ट सी फॉर्म में, कंसाइज सी फॉर्म में समराइज़ करके मुझे क्या कर दो, मुझे तुम इसको समरी की फॉर्म में प्रोवाइड करो। अब जो हैं जी सर अवेद इरशाद क्या करते हैं, बैठते हैं, वो अपनी जो रिसर्च है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। जो डाटा इतना ज़्यादा उन्होंने कलेक्ट किया था, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, रिफ़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि DC साहब के पास टाइम नहीं है। और ऐसा सच में होगा, क्योंकि अब जब DC साहब कमिश्नर साहब को अपनी ये जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे होंगे, तो उनको भी तो जो अपनी रिपोर्ट है उसको समराइज़ करना होगा कि सर के पास तो टाइम नहीं है। तो ये सिनेरियो क्या है, ये एक सिनेरियो है, और सिनेरियो में क्या आउटकम क्या निकली जी। अब जो AC साहब की फाइंडिंग थी, AC साहब की जो फाइंडिंग है, जो उन्होंने अपनी इतनी रिसर्च करके फाइंड किया, अब हम क्या करते हैं, आपके साथ मिलके ज़रा उस फाइंडिंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। AC साहब ने क्या फाइंड किया? AC साहब कहते हैं कि जी आई फाउंड आउट दैट द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये बात तो सबको पता है कि इंटरनेट ने उन वे को जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं और एक्सेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको क्या कर दिया है, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। बिल्कुल, विद द क्लिक ऑफ अ बटन वी कैन कनेक्ट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है जी। अब मैं कम्युनिकेशन, जो पीछे ये कम्युनिकेशन का वर्ड था ना, ये यहाँ पे, अब उसकी मैं एक्सप्लेनेशन आगे दे रहा हूँ। मैं कहता AC साहब दे रहे हैं, AC साहब कहते हैं कि वी कनेक्ट विद द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, शेयर आइडियाज़ एंड स्टे इन्फॉर्म अबाउट करंट इवेंट्स। अच्छा, यानी एक्सेस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि इन्फॉर्म हम रहते हैं करंट इवेंट के साथ। AC साहब ने ये फाइंड किया। वो आगे कहते हैं कि दिस इंस्टेंट एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। ठीक है जी। वो हमजा शफकात साहब को कहते हैं कि जी सर देखें, इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं। अब वो आगे वन बाय वन करके उनको शायद एक्सप्लेन कर रहे हो। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, उनकी रिपोर्ट पढ़ते हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड इट अलाउज फॉर अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज।
अच्छा जी, ये बेमिसाल किस्म की ग्लोबल जो आपकी कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करती है, और नॉलेज को ये क्या कर देता है, उसकी डेमोक्रेटाइजेशन कर देता है, यानी हर एक के लिए एक्सेसिबल बना देता है। लेकिन सर कहते हैं कि हाउएवर ताहम डीसी साहब, इट आल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी। लेकिन इससे क्या होगा, जब आप वो इंटरनेट लगाओगे तो प्राइवेसी के भी इशू आएंगे, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल सकती है। इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना फास्ट है, एकदम प्राइवेसी के इशू निकलेंगे, एकदम मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी, एंड द पोटेंशियल फॉर ऑनलाइन अब्यूज़। ठीक है जी, लोगों का लूटा जा सकता है, लोगों को हरास किया जा सकता है। ठीक है जी, सो मैनी अदर इंसिडेंट्स हो सकते हैं। और आगे वो कहते हैं कि क्योंकि एसी हैं, ठीक है जी, फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं, तो वो अपनी इसमें क्या करते हैं, अपनी एसी साहब क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट में अपनी एक फाइंडिंग वो करते हैं। वो कहते हैं कि एज वी नेविगेट दिस डिजिटल एज, इट इज़ एसेंशियल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट्स एंड द चैलेंजेस पोज्ड बाय इंटरनेट। वो डीसी साहब को कहते हैं कि सर मेरी तो फाइंडिंग क्या है जी, कि इसने रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसने आगे रेवोल्यूशनाइज़ कैसे किया है, दो कुछ वजहें बताते हैं उसकी सर। ठीक है, और उन वजहों की बिना के ऊपर वो क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, और आगे वो क्या कर देते हैं, वो बताते हैं कि भाई आपकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो भी फैल सकती है, और क्या हो सकता है, आपके प्राइवेसी के इश्यूज भी बन सकते हैं। तो ये क्या था जी, ये एसी साहब की वो फाइंडिंग्स थी जो उन्होंने यहाँ पे की। ये हमने क्या कर दिया, उन फाइंडिंग्स को आपके सामने रख दिया। लेकिन अब बीच में ये वाला स्टेप आएगा जहाँ हमजा शफकात साहब कह रहे हैं कि यार अवेद ऐसा करो, इनको ना शॉर्ट करके मुझे दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी मैंने निकलना, आगे मेरी मीटिंग है। तो अब क्या है जी, डीसी साहब को जो रिपोर्ट प्रेजेंट अब की जाएगी, ये तो उनकी फाइंडिंग्स हैं। ठीक है जी, फाइंडिंग्स हमेशा शॉर्ट होती हैं, कंसाइज होती हैं, इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं है, ये तो आपको पता है। अब जो कंसाइज उनकी फाइंडिंग्स हैं, अब एसी साहब क्या करेंगे, उसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। और एसी साहब क्या कहते हैं, डीसी साहब को जो फाइल वो प्रेजेंट करेंगे उसकी उन्होंने क्या की हुई, एक समरी उन्होंने क्या कर दी, अब नोट डाउन कर दिए। और वो क्या करते हैं, समरी में शुरू पे वो क्या हेडिंग देते हैं, टाइटल की, और टाइटल कहते हैं कि सर टाइटल मेरी रिपोर्ट का जो मेरी फाइंडिंग है, इसका मैं टाइटल देना चाहता हूँ, द इंटरनेट बैलेंसिंग कनेक्टिविटी एंड चैलेंजेस इन डिजिटल एज। अच्छा, यानी इंटरनेट के ऊपर मेरी रिपोर्ट है, उसमें मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे हमने कनेक्टिविटी के जो चैलेंजेस हैं उनको बैलेंस करना है, यानी डिजिटल एज में जो कनेक्टिविटी के चैलेंजेस हैं उनको हमने कैसे बैलेंस करना है, मैं इंटरनेट के बारे में आपको इस रिपोर्ट में ये बताऊँगा। तो एकदम क्या होता है, डीसी साहब जब ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो इसका जो टाइटल ही पढ़ते हैं तो उनको समझ आने लग जाती है कि अच्छा इसमें उनको क्या मिल रहा होगा। ठीक हो गया जी। अब वो क्या करते हैं, अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं, और रिपोर्ट वो कैसी दिखाई देती है, अब हम ज़रा सा उसको पढ़ते हैं। रिपोर्ट कुछ ऐसी दिखाई देती है कि द इंटरनेट इंटरनेट का ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज़ एविडेंट। ये वाज़ेह है। ठीक है जी, बिल्कुल इसका जो सबूत है वो बिल्कुल हम देख सकते हैं। और वो कहाँ पे हमें दिखाई देता है, इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड नॉलेज डिसेमिनेशन आर पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है जी, आपका जो इंटरनेट का जो आपका इम्पैक्ट है वो वाज़ेह है, और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं उस इंटरनेट के वो क्या हैं जी, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है। ठीक है जी, और ग्लोबल कनेक्टिविटी है। येट कॉमा लगा के सर कहते हैं कि येट कंसर्न्स अराइज रिगार्डिंग प्राइवेसी, लेकिन प्राइवेसी से रिलेटेड भी इसके कुछ कंसर्न्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी हैं, एंड ऑनलाइन अब्यूज़ से भी रिलेटेड इसके क्या हैं जी, कुछ आपके क्या हैं, कंसर्न्स हैं। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ये बात हम समझते हैं। एंड आगे वो सजेस्ट करते हैं कि स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल एज बिकम्स क्रूशियल। ठीक हो गया, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये जो ऊपर अपना जितना भी ये जो फाइंडिंग उन्होंने की थी डीसी साहब को, जब वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, अपना कम अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सा रख रहे हैं अपनी फाइंडिंग को। ठीक है, मतलब हाँ, ये सिनेरियो तो हमें समझ आ गया। ज़रा सिनेरियो को थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई हमने इससे सीखा क्या, हमारी फाइंडिंग क्या थी। हमने इसमें कुछ चीज़ें देखी। एक तो ये था कि पैसेज की लेंथ, जो आपका ओरिजिनल पैसेज था और जो आपका जो नीचे जो फाइंडिंग वाला पैसेज था, समरी वाला पैसेज था, हमने ये देखा कि उसमें जो लेंथ है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। ऐसा ही है ना जी, बिल्कुल। आपका जो पैसेज था अगर 100 वर्ड का था तो वो 33 में सर ने क्या कर दिया, अपनी समरी लिख के दे दी, यानी 1/3 वो क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, वी एग्री विद दैट। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ मेन आइडिया। प्रिजर्वेशन ऑफ मेन आइडिया का क्या मतलब है कि जो आइडिया यहाँ पे था
सर की जो अगली फाइंडिंग की समरी है उसमें भी सेम वही आइडिया है। कैसे है? इंटरनेट के बारे में डिस्कस करना, कहीं पे कुछ हमने इंस्टेंट ये चीज़ें डिस्कस की, हमने पॉजिटिव का देखा, हमने उसके बाद कंसर्न यानी नेगेटिव का देखा, और एंड पे हमने क्या देख लिया? सजेशन। और सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है? वही चीज़ फॉलो हो रही है एज इट इज़, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, कुछ अपना एडिशन नहीं हुआ। तो हमने ये देखा कि भाई प्रिजर्वेशन ऑफ मेन आइडिया, the main idea of AC साहब findings was there in the report presented to DC साहब। बिल्कुल DC साहब के जो पास रिपोर्ट गई है उसमें बिल्कुल वही चीज़ थी। और क्या हमने देखा कि ये जो था थर्ड पर्सन में रिटन किया गया था। उसका क्या मतलब है? यहाँ पे सर कह रहे थे कि आई फाउंड आउट, क्योंकि वो उनकी इनिशियल रिपोर्ट है, लेकिन जो यहाँ पे उनको प्रेजेंट हुई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आई फाउंड आउट का कोई वर्ड, कोई इस तरह की फ्रेज़, कोई इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं हुई। तो यानी ये उन्होंने फर्स्ट पर्सन के तौर पर लिखा अपनी रिपोर्ट में, लेकिन जो सर हैं वो तो सर हैं, DC साहब है, उनको जब जाएगी तो ऐसे नहीं होगा कि सर अपना क्रेडिट ले रहे होंगे आई फाउंड आउट। वो क्या करेंगे? वो थर्ड पर्सन में लिख रहे होंगे। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। नो सजेशंस एंड ओपिनियंस, ये कि DC साहब की जो रिपोर्ट है उसमें कोई पर्सनल सजेशन, ओपिनियन और रिकमेंडेशन नहीं है। ऑल्दो सर अवैध इरशाद टॉपर हैं, वो बहुत मेहनती हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है? फिर भी किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की हुई जो उनकी ज़ाती सजेशन के तौर पे एक्ट कर रही हो। ठीक है, यानी उनकी जो अपनी फाइंडिंग है, अपनी इस रिसर्च से रिलेटेड जो उन्होंने रिसर्च की है, उससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी अपना पर्सनल ज़ाती मुद्दा, ज़ाती फाइंडिंग सर ने नहीं दी हुई। यहाँ पे जो एसेंशियल चीज़ थी, यहीं पे उन्होंने उसी तरह के अल्फाज को यूज़ करके अपने लिए क्या किया है? सर को बताया कि सर मेरी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं, लेकिन इसमें कोई मेरी अपनी ज़ाती वो नहीं है। जो रिपोर्ट का यहाँ जो रिपोर्ट मेन रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी और उसके बाद जो उसकी समरी है, समरी में आते आते सर ने कोई चेंजेस नहीं किया, आप ऐसे समझें। ये भी आपने देख लिया, ठीक है। और आगे आपने देखा कोहेरेंस है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ वर इंट्रोड्यूस, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी, ऑनलाइन अब्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, पोटेंशियल एंड ऑनलाइन अब्यूज़, ठीक है जी, कंसर्न अबाउट प्राइवेसी, ये जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी, मेन आइडिया हैं, ये क्या हो रहे हैं? हम नीचे देख रहे हैं कि वो रिपीट हो रहे हैं, हमें वहाँ पर नज़र आ रहे हैं सर की रिपोर्ट में। और हम देख रहे हैं कि आपने क्या किया हुआ है? एक बड़ा अप्रोप्रिएट किस्म का सर ने टाइटल भी दिया हुआ है। ये भी आपने देख लिया कि शुरू में क्या है, अब वेल सूटेड टाइटल भी सर ने प्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारी क्या थी? कुछ फाइंडिंग्स थी, और ये हमारा क्या था? एक सिनेरियो था जिसमें क्या है जी, आपके DC साहब और AC साहब की कन्वर्सेशन है, रिपोर्ट प्रेजेंट होती है, सर कहते हैं मुझे समरी करके दो, वो समरी प्रेजेंट करते हैं, और समरी के ऊपर आप एस्पायरेंट हो, बैठे हुए एनालिसिस कर रहे हो कि पैसेज की लेंथ कम हुई, प्रिजर्वेशन ऑफ मेन आइडिया हुआ, रिटन जो फॉर्म थी वो क्या थी? थर्ड पर्सन में थी, सजेशन और ओपिनियन कोई नहीं दिया रिपोर्ट में, कोई चेंजेस नहीं आई, उसमें कोहेरेंस थी, जो ऊपर था उसी तरह की चीज़ों को हमने कोहेरेंटली नीचे लिखा हुआ है, और एप्रोप्रिएट टाइटल भी यूज़ हुआ है। तो ये क्या थी जी? आपकी एक फाइंडिंग थी। आपने क्या किया? एक सिनेरियो को समझा, जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो आपके लिए समझना, और आपने क्या कर दिया? बड़े अच्छे से, बड़ी ईजीली आपने क्या कर दिया? उस सिनेरियो को समझ लिया, ठीक है। आपने ये सिनेरियो अपने लिए आसान करके देख लिया। लेकिन सवाल ये आता है कि सर ये जो सिनेरियो आप कर रहे हैं, जो आप हमें इस टाइम पे एक रिपोर्ट पढ़ा रहे हैं, रिपोर्ट की कोई फाइंडिंग्स हमें बता रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है इसका प्रेसी राइटिंग, यही इसका फ़ायदा है। ये जो पीछे पूरी की पूरी मैंने आपको एक कहानी, ये आपको एक मैं स्टोरी जिसके ऊपर बड़ा मेरा टाइम लगा, वो मैंने आपको इसलिए सिखाई थी कि आपने जो पीछे ये रूल पढ़े, ये कहीं पे आपकी प्रिसाइज और मेरी प्रेसी राइटिंग के ही तो रूल्स हैं। ये क्या है? हमने फाउंडेशंस, द बेसिक फाउंडेशंस ऑफ प्रेसी राइटिंग हमने आपको एक झटके में क्या कर दिया? सिखा दिया, आपको गो थ्रू करवा दिया। यानी आपने समरी लिखी, आपने ये समरी की जो आपकी जो कंप्रेंशन की जो एक्सरसाइज होती है, इसको हम ये कह रहे होते हैं, और इसमें ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड ओरिजिनल पैसेज, ये सब कुछ होता है, यही तो प्रेसी राइटिंग है। तो आज की ये क्लास हम आज अभी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने एक पार्ट में आपका जो पूरे का पूरा सिलेबस है वो डिकोड किया, और आज की क्लास में प्रेसी राइटिंग की फाउंडेशन यानी जो बुनियादें हैं, बेसिक फाउंडेशंस हैं, आज हम ये डिस्कस कर रहे होंगे।
तो शुरू करते हैं, व्हाट इज़ अ प्रेसी, एक प्रेसी है क्या। और आसान तरीन अल्फाज में अगर आपको मैं कहूँ कि प्रेसी राइटिंग इज़ अ समरी, ये एक समरी है। इट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ कंप्रेशन, ये कंप्रेस करने की एक एक्सरसाइज है। द प्रेसी राइटिंग इज़ अ गेस्ट ऑफ एनी पैसेज इन 1/3 ऑफ द वर्ड, ये उसका क्या है जी, उसका क्रक्स निकाल देना है, 1/3 में प्रेजेंट करना। सो 1/3 क्या होता है, 100 का 33, ठीक है जी, 100 वर्ड थे, आपने उसको 33 में समराइज कर दिया। अ पैसेज शुड मेंशन ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। और अब क्या हो रहा है, अब जब मैं एक एक बात कर रहा हूँ तो पीछे जो आपने सिनेरियो पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब आपको हर बात समझ आ रही है। अगर मैं आपको पहले सिनेरियो ना समझाता तो आपको ये चीज़ें पिक करने में बड़ी मुश्किल होती कि कैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हमने रिटेन करना होता है, कहीं क्या मेन आइडिया को कैसे हमने ओरिजिनल पैसेज से उठा के आगे ट्रांसफ़र करना होता है, किस तरह 1/3 लिखना होता है। लेकिन जब आपको मैंने आज ये सिखा दिया तो आपके लिए बहुत 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 आसान हो गया प्रेसे को समझना। तो आपकी प्रेसी क्या होती है, कुछ नहीं होता, ये आपके सामने लिखी हुई एक शॉर्ट सी उसकी क्या है, उसका एक इंट्रोडक्शन है, उसकी एक डेफिनेशन है, दिस इज़ अ प्रेसी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, किन बुनियाद के ऊपर, किन बुनियादों के ऊपर आपकी प्रेसी को जज किया जाएगा, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपकी एक प्रेसी में होनी चाहिए। तो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। यह आपकी प्रिसाइज, ये प्रेसी बन गया तो क्या है जी, आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए प्रेसी। प्रिसाइज का मतलब ये है कि भाई जो बात ऊपर है कम अल्फाज में, शॉर्ट अल्फाज में आप क्या करो, मुझे एक्यूरेटली वो बता दो। क्लियर एंड कोहेरेंट, जो आइडिया पहले आया था पहले आए, बाद वाला बाद में, एंड वाला एंड में, तो ये क्या है, कोहेरेंस है। और अल्फाज ऐसे हो कि क्लियर हो, ये ना हो कि सोल्यूशन की समझ ही ना आ रही हो, आपकी सजेशन की समझ ना आ रही हो। जो ऊपर पैसेज में सजेशन थी, आप ज़ाती सजेशन कोई भी नहीं दे सकते, आपने ये सीखा हुआ है। वेल कनेक्टेड हो, ऐसे ना लगे कि आपने बस 2 लाइन्स पकड़ी, उनकी समरी लिख दी, अगली 2 लाइन पकड़ी, उनकी समरी लिख दी, और दरमियान में कुछ आपने रब्त, कोई एक कनेक्शन बना ही नहीं सके, ठीक है जी। और हम ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह के हमारे ऐसे राइटिंग के कोर्स में मैं आपको प्रॉपर सिखा रहा होता हूँ कि भैया आपने क्या करना होता है, इन एडिशन टू, एडिशनली, फर्दर मोर, हाउएवर, इस तरह के ट्रांजिशनरी वर्ड यूज़ करके अपने लिए क्या करना होता है, कनेक्शन डेवलप करना होता है। जब पैराग्राफ में आप सीख रहे होते हो ना, कोहेरेंस एंड यूनिटी होनी चाहिए पैराग्राफ में, चैप्टर 2 में जो आप पढ़ रहे होते हो, तो वहाँ पे क्या है, ये वही का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो पैराग्राफ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। वेल कनेक्टेड हो, ओरिजिनल हो, जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को आप अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर रहे हो, और एक सूटेबल टाइटल हो, तो ये आपकी प्रेसी को क्या कर देगा, गुड प्रेसी बना देगा। ये वो क्या है, बुनियादी उसूल हैं जो आपको आने चाहिए। अब ज़रा सा आगे चलते हैं और हम उन डूज़ और डोंट्स की बात करेंगे जो आपने हमेशा 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 फॉलो करने हैं। वो स्ट्रक्चर्स, वो तरीके जो आपने फॉलो करने हैं, और वो तरीके जो आपने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने हैं। ऐसी गलतियां जो आप करोगे तो स्कोर आपका कम आएगा, और ऐसे तरीके जिनको आप फॉलो करोगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अभी हम पहले वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट आर द डूज़ ऑफ राइटिंग अ गुड प्रेसे। सबसे पहला क्या डू होगा कि भाई रीड ऑल द टेक्स्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स। आपका एक पैराग्राफ होगा, उसमें आपको कहीं पे कोई मेन पॉइंट्स होंगे, कहीं पे उनकी आगे एडिशन हो रही होगी, यानी एक्सप्लेनेशन हो रही होगी, तो आपने सिर्फ वो मेन मुद्दे उठाने हैं, ना कि आगे उनका जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो। कैसे ये होगा आगे हम देखेंगे। फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड इट इज़ द बेस्ट टू अवॉइड एडिंग एनी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, आपने क्या करना है, अपना वो जो मेन पॉइंट है, जैसे हमने यहाँ पे कहा है, सिर्फ उस पर हमने अपना जोर रखना होता है, बाकी आपका इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको हमने इग्नोर करना होता है। राइट अ कंसाइज समरी ऑफ द टेक्स्ट विच रिफ्लेक्ट्स ऑल द मेन पॉइंट। अगेन देखें, यहाँ पे मेन पॉइंट का जिक्र है, यहाँ पे क्योंकि प्रेसे का मतलब ही है कि आप किसी सूरत भी वो MP मेन पॉइंट अपना मिस ना कर जाओ। मिस कर गए तो आपका स्कोर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये क्या करने थे, कुछ आपके डूज हैं। और कोहेरेंस और क्लैरिटी। कोहेरेंस का मतलब है जैसा आपका ऊपर मेन पैसेज था, आपका जो पैसेज आपको गिवन था, आपने उसी तरह अपनी जो प्रेसी है वो लिखनी है विद अ क्लियर लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज के साथ। तो ये तो आपके कुछ थे डूज, और ये आगे स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे होंगे। What we are concerned about here is don'ts, ठीक है जी, आर डोंट्स, ठीक है जी। यहाँ पे आपके क्या है जी, आपके बहुत सारे डोंट्स हैं, उनको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अवॉइड इंक्लूडिंग योर पर्सनल ओपिनियन। किसी सूरत आपने अपना शोखी नहीं मारनी कि सर अकॉर्डिंग टू द पैसेज या नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, नो। आपने किसी सूरत अपना जो है अपना ओपिनियन नहीं देना होता। आपने फ्रेजेस और सेंटेंसेस, ये नहीं है कि पूरे की पूरा आपने सेंटेंस, पूरी की पूरी फ्रेज़ आपने कॉपी कर दी, बीच में से कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप वो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है
कि कहीं किसी सूरत भी आपने कंप्लीट जो है आपका सेंटेंस, ठीक है जी, और आपकी कंप्लीट फ्रेज़ जो है वो कॉपी ना हुई, वो आपने उसको रेप्लिकेट करना होता है। अगर सिनोनिम एंटोनिम्स आपको आते हैं तो क्या होगा, आपका जो वर्ड्स हैं आप उनकी जगह डिफरेंट वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। एक का अल्टरनेटिव क्या है आपको पता हो तो आप वो लिख सकते हो। तो इसीलिए प्रेसी के लिए सिनोनिम एंटोनिम आना ज़रूरी होता है। वो भी डॉन का जो हमने पीछे एक्सप्लेन किया था, उसकी जो वोकैब होती है उससे काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ आ जाती है। रिडंडेंसीज, रिपीटिशंस, यानी आपने क्या करना है, डू नॉट एलैबोरेट अ लॉट ऑन अ सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट को बैठ कर रड़कना नहीं है, उसको नहीं है आपने उसकी लस्सी बना देनी। आपने कोशिश क्या करना है, उसको एक दफ़ा डिस्कस कर दिया, एक दफ़ा बता दिया, अगले पे आप मूव कर जाएं। आपने फिर उसके बाद डू नॉट इग्नोर द स्ट्रक्चर। पैसेज का स्ट्रक्चर था, शुरू में प्रॉब्लम था, आगे सोल्यूशन था, आगे रिकमेंडेशन थी। आप रिकमेंडेशन स्टार्ट में दे रहे हो, प्रॉब्लम बाद में दे रहे हो और सोल्यूशन एंड पे दे रहे हो, तो इसका मतलब है आपने वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से आपका नंबर बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा होता है, वर्ड लिमिट। आगे हम देख रहे होंगे, हमने प्रेसी के साथ वर्ड्स भी लिखने होते हैं पैसेज के साथ, और जो आपकी प्रेसी है उसके साथ भी वर्ड का लिखना होता है, ताकि एग्जामिनर को एक प्लस पॉइंट नज़र आए हमारे पेपर में। और अल्टर द ओरिजिनल मीनिंग, अपने जो ओरिजिनल मीनिंग है पैसेज का उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सर वेद इरशाद वाली जो हमने पीछे एक्सरसाइज की, उसमें सर ने क्या था, इंटरनेट के बारे में बताया हुआ था, कुछ उसके प्रॉब्लम्स थे, पॉजिटिव साइड्स थी, कुछ नेगेटिव साइड थी और कोई एक रिकमेंडेशन थी। तो हमने देखा कि उसमें सर ने किसी सूरत भी जो है ओरिजिनल मीनिंग को चेंज करने की कोई एक्टिविटी नहीं की। और री राइट और समराइज द एंटायर टेक्स्ट, ये ना हो कि आप बैठे में और आपने क्या कर दिया, वही जो अल्फाज हैं आगे पीछे करके आपने लिख दिए। नहीं, आपने देखना होता है 1/3 लिखना है, मेन जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्किप कर देनी है। तो आपने री राइटिंग नहीं करनी, और एनी सुपर फ्लूस डिटेल्स यानी ऐसी डिटेल जो कि इररेलेवेंट हो, अननेसेसरी हो, उनको आपने क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। तो ज़रा क्विकली हम देखें तो हमने क्या किया, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर एंड कोहेरेंट होनी चाहिए, कनेक्शन हो आपके उसके दरमियान में, प्रेसी के दरमियान में, यानी फ़्लो कायम रहे आपकी राइटिंग का, ओरिजिनल हो, आपके पैसे से ही ली गई हो, ख़ुद अपनी डिटेल्स नहीं डालनी, और एक सूटेबल टाइटल होगा। तो ये क्वालिटी हैं एक गुड प्रेसे की, ठीक है जी। और आगे हमने क्या पढ़ा, हमने ये कहा कि भाई देयर वर सम डूज़ एंड देयर वर सम डोंट्स जो हमने देख लिए। तो अब हम सीधा जंप करेंगे उन स्टेप्स के ऊपर। दीज स्टेप्स टू राइट अ गुड प्रेसी वो क्या हैं, कैसे दिखाई देते हैं और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, प्लीज़ 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 यहाँ से आपने क्या हो जाना है, एक्टिव हो जाना है। अगेन थक गए हैं, उठें, पानी का एक गिलास पी के आएँ, थोड़ा सा ख़ुद को रिफ़्रेश करें, पॉज कीजिए। एक स्पेस दबाने से मैं चुप हो जाऊँगा, इतना आसान है मुझे चुप कराना, लेकिन क्या है, आप ज़रा सा रिफ़्रेश हो जाएं। अगर अब रिफ़्रेश हैं तो इसको ज़रा शुरू करते हैं। और स्टेप वन क्या है, यहाँ से हम बड़ी डिटेल में जा रहे होंगे, लेंथी होगी ये वाली अब क्लास, कि स्टेप टू राइट अ गुड प्रेसी क्या है। स्टेप वन, सबसे पहला, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। जो आपको टेक्स्ट दिया गया है, जो पैसेज दिया गया है, आया आपने उसको अंडरस्टैंड किया, वो कहना क्या चाह रहा है, उसमें क्या चीज़ डिस्कस हुई हुई है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या पेचीदगियाँ हैं उसमें, हमने आया वो अंडरस्टैंड किए। अगर तो की हैं तो ठीक है, नहीं की तो चलें, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं आपके सामने करता हूँ। ज़रा सा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पढ़ते हैं। द मेन एंड द मोस्ट क्रूशल कंपोनेंट इज़ टू रीड द टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं आपके लिए हाईलाइट करूँगा कि भाई आपने मल्टीपल टाइम, एक टाइम में तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप एक वक्त में पढ़ो और आपको वो चीज़ ऐसे की ऐसी जैसी वो थी वो समझ आ जाए। आप कहीं से पढ़े हो, किसी भी शहर के, किसी भी स्कूल के आप वासी हो, भाई नहीं होगा, एक दफ़ा नहीं होगा। तो मल्टीपल टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मल्टीपल टाइम आपने क्या करना है, प्रेसे को जो पैसेज है उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। It is possible that you might have missed some point और नॉट हैव अंडरस्टूड इट। अक्सर ये होता है जब आप रीडिंग कर रहे होते हो, 2-4 लाइंस पढ़ोगे, आपका जहन में कोई सेकंड थॉट आ जाती है, किसी कोई और जहन में और बात इधर उधर निकल जाती है। कौन सा आजकल हमारा ब्रेन के ऊपर कंट्रोल है कि हम इतने फोकस्ड और डेडिकेशन के साथ उस पूरे एक पैसेज को पढ़ पाएँ। स्मार्टफोन का दौर है जी, सोशल मीडिया की वजह से आपकी जो अटेंशन की वो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो इसलिए आपने मल्टीपल रीड करना है ताकि आप वो कोई पॉइंट मिस ना कर पाओ। रीडिंग इट परसिस्टेंटली कैन टेक यू थ्रू सम ओवरलुक्ड पॉइंट्स
पॉइंट्स, जो पॉइंट पीछे रह गए थे आपको मल्टीपल रीडिंग से वो याद आ जाएंगे, एंड एक्सप्लेन सर्टेन पॉइंट्स इन अ बेटर मैनर। और एक ऐसा पॉइंट जो आपने पढ़ा, आपको समझ भी आ गया, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने क्या करना है, उसको मल्टीपल टाइम क्या कर देना है, रीड कर देना है। तो ये आपका क्या पड़ा हुआ जी, मल्टीपल टाइम। उससे क्या होगा, ओवरलुक पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो मिस हो गए थे आपको वो याद आ जाएंगे, जो पॉइंट समझ आ गए थे वो बेटर मैनर में आपको याद आ जाएंगे, ठीक है जी। और ऐसा पॉइंट जो मिस हो गया था आपको वो भी याद आ जाएगा। तो ये क्या था जी, स्टेप वन क्या था जी, अंडरस्टैंड करें, रीड करें ग्रेट डिटेल्स के साथ और मल्टीपल टाइम रीड करें। तो व्हाई नॉट लेट्स जस्ट इम्प्लीमेंट आवर लर्निंग, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। चलें, मेरे सामने आप क्या कर रहे होंगे, आप रीड कर रहे होंगे, दोनों साथ मिल के क्या करते हैं, रीड करते हैं। मैं कहता हूँ आई फाउंड आउट दैट द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज द वे वी कम्युनिकेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी इसमें इंटरनेट की कोई तारीफ़ हुई, इसने कम्युनिकेशन को और इन्फॉर्मेशन को रेवोल्यूशनाइज़ किया विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। मुझे ये लगता है कि ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। इम्पॉर्टेंट जो था ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये आगे उसकी कहीं एक्सप्लेनेशन है, मुझे अभी यही समझ आ रही है। खैर है, पहला स्टेप है, with a click of a button we can connect with people around the world, share ideas and stay informed about the current events। यानी एक ही बात को एक दो तीन डिफरेंट अल्फाज, डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ करके उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मुझे लगता है लाइन 1 जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइन 1 में कुछ ऐसा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और आगे उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, तो मैं अपने पास फ़िलहाल यही रखता हूँ। अच्छा, मैं दोबारा क्या करता हूँ, हाईलाइटर उठाता हूँ, आप भी हाईलाइटर अपना उठाएँ और आप पढ़ें कि दिस इंस्टेंट एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशन। जल्दी से मुझे याद आया कि यार हाँ, इसमें तो मैं अब क्या करने लगा हूँ, मुझे कुछ समझ आने लगी है कि एक क्या है, इंटरनेट कोई इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, पॉजिटिव नेगेटिव इम्प्लीकेशंस जो हैं मेरे लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मज़े से एक हाईलाइटर उठाया हुआ है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। कोई सरोकार नहीं है मेरा प्रेसी लिखने से, मैं सिर्फ स्टेप 1 को फॉलो कर रहा हूँ। और इसके बाद क्या स्टेप होगा, इससे पीछे क्या स्टेप है, मुझे उससे भी सरोकार नहीं है। पहला स्टेप पहला है, मैं उसको लेके चल रहा हूँ। On the positive sides, it allow for the unprecedented global connectivity and democratization of knowledge। एक बात हो गया पॉजिटिव साइड। However, अब वो क्या कर रहा है, however का वर्ड यूज़ करके देखिए, राइटिंग में कनेक्शन जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि राइटिंग की क्लैरिटी होनी चाहिए और कोहेरेंट होनी चाहिए। तो अगर मैं पेन उठाऊं, द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अगर मैं समझाऊं, तो however क्या है, ये कंट्रास्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कंट्रास्ट। अगर आपकी राइटिंग में एक तरफ क्या हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो और आप दूसरी तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हो, एक तरफ प्रोज बता रहे हो, दूसरी तरफ आप कॉन्स बता रहे हो, एक तरफ आप क्या कर रहे हो, गुड बता रहे हो, दूसरी तरफ बैड बता रहे हो, तो आपने कौन सा वर्ड यूज़ करना होगा, हाउएवर का, ताहम। ठीक है जी। तो ये क्या है, आपकी राइटिंग में क्या लेके आ रहा है, फ्लो लेके आ रहा है, आपकी राइटिंग को कोहेरेंट बना रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो आपकी कनेक्शन राइटिंग का आप समझ गए। और ये कहता है कि हाउएवर it also raises concerns about privacy, एक misinformation 2 and potential of online abuse। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जी, तीनों के तीनों उसने यहाँ पे लिख दिए। As we navigate this digital age, it is essential to strike a balance between the benefits and the challenges posed by the internet। यानी ये एंड पे मुझे लगता है कि यार ये कोई रिकमेंडेशन है, तो जैसे इंटरनेट इंपॉर्टेंट था, पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, नेगेटिव एस्पेक्ट थे, उनकी आगे एक्सप्लेनेशन थी, और यहाँ पे क्या था कि एक स्ट्राइक अ बैलेंस की एक सजेशन थी। तो मुझे क्या समझ आई कि भाई इंटरनेट के बारे में इस पैसेज में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और क्या मुझे मिला, मुझे ग्लोबल कनेक्टिविटी का, यानी मुझे यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, उसके बाद कनेक्शन ऑफ पीपल, वर्ल्ड, शेयर आइडिया, स्टे इन्फॉर्म, ये सब के सब क्या है, कनेक्शन की तो इलामत हैं। तो मुझे ग्लोबल कनेक्टिविटी इसमें कहीं पे नज़र आई। ठीक है, और क्या नज़र आया, मुझे इसमें नज़र आया जी नॉलेज शेयरिंग, यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज। तो ये मुझे क्या हुए, मुझे समझ आया कि कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। मेन जो मेरा मुद्दा है वो इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन के ऊपर था, पॉजिटिव एस्पेक्ट कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे। उसके बाद नेगेटिव की बात करें तो प्रिवेसी का इशू, ठीक है जी, प्राइवेसी। उसके बाद आपका ऑनलाइन बुलिंग मुझे इसमें नज़र आया, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा मुझे नज़र आया मिस इन्फॉर्मेशन। और ये क्या था मेरा पहला स्टेप, जिसमें और एंड पे क्या था जी, मेरी सजेशन जो डेफिनेटली हमने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है कि बैलेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम, एंड दैट इज़ इट। बस मुझे पहले स्टेप में क्या हुआ, मुझे ये चीज़ समझ आई, उसके बाद मुझे ये नेगेटिव समझ आए, और मुझे एंड पे नज़र आया कि सजेशन। तो इस पूरे के पूरे पैसेज में से जितनी चीज़ें आपको समझ आई हैं, आपने क्या कर दी, वर्ड बाय वर्ड, लफ्ज़
लफ्ज़ बाय लफ्ज़ करके अपने पास अलग करके लिख दी। ये आपका स्टेप 1 था। नहीं समझ आया सर, मुझे मुश्किल है, मेरे लिए नहीं समझ आ रहा, तो पीछे हमने क्या पढ़ा है? हमने यही चीज़ तो पीछे एक्सप्लेन की है ना। क्या एक्सप्लेन की है कि भाई आप क्या करोगे, मल्टीपल टाइम रीड करोगे। कितना मैंने खूबसूरती से यहाँ पे इसको हाईलाइट किया हुआ है कि भाई आपने क्या करना है, मल्टीपल टाइम आप इसको क्या करोगे, यू रीड इट मल्टीपल टाइम। ठीक है, ये मल्टीपल वैसे घुमाएं इसको और घुमाएं, इतना मल्टीपल आपने क्या करना है, इसको रीड करना है। और जब मल्टीपल टाइम आप इसको रीड कर दोगे तब आपको समझ आ जाएगी कि यार हाँ, ये जो मेरे पास क्या है, ये पूरे का पूरा जो एक पैसेज है, इसमें क्या आइडिया शेयर हुआ था, वो आइडिया आपके लिए एक बाय वन करके मैं सामने लेके आता हूँ। इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन थी, ग्लोबल कनेक्टिविटी थी, नॉलेज शेयरिंग का जिक्र था, प्राइवेसी के इशू, ऑनलाइन बुलिंग, मिस इन्फॉर्मेशन और एंड पे स्ट्राइकिंग अ बैलेंस का जिक्र था। तो ये था स्टेप 1। कान खोल के, दिमाग खोल के ये बात आपने सुननी है कि अगर इस फर्स्ट स्टेप को आप पहले नहीं, आप पैसेज आया सामने, डायरेक्ट आप प्रेसी लिखने बैठ गए तो गलत होगी। आपने स्टेप 1 को फॉलो नहीं किया तो गलत होगी। डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे चले जाते हो, आप कहते हो कि यार रीडिंग तो है सर, एक दफ़ा पढ़ लिया है, तो गलत होगा। ये वो स्टेप्स हैं जो टॉपर हो, फेलियर हो, कोई भी एक पर्सन हो, उसने यही स्टेप फॉलो करने हैं। वो करके ही अपनी राइटिंग को इम्प्रूव, अपनी प्रेसी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा देयर इज़ नो अदर वे। और आप मुझे जानते हो ना, आप मेरे कितने प्यारे किस्म वाले स्टूडेंट्स हो, तो आपको पता है अगर कोई एक तरीका होता तो आपके सर ज़रूर आपके लिए वो तरीका ढूंढ के लेके आते, लेकिन नहीं है। तो स्टेप 1 क्या था? रीड करना। ज़रा सा आगे चलते हैं, स्टेप 2 आता है कि अब आप करो हाईलाइट उन छोटी छोटी इंट्रिकेसीज, पेचीदगियों को, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को जो आपको लगता है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डिवाइड द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है जी, एंड मेक श्योर टू यूज़ हाईलाइटर टू हाईलाइट द मेन डिटेल्स। ठीक है जी, प्रैक्टिस करते वक्त पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, घर पे आप हाईलाइटर्स कर सकते हो, कल को पेपर में पेन ही आप यूज़ कर रहे होगे, लेकिन वैसे अगर अपने क्वेश्चन पेपर पे आप क्या करो, हाईलाइटर भी यूज़ करो तो कोई आपको रोकेगा नहीं। मार्क और अंडरलाइन द की सेंटेंसेज एंड फ्रेजेस, लुक अप फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू क्रॉस इट। ठीक है, आपने अब क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको हाईलाइट करना है और जो इंपॉर्टेंट नहीं थी उसको क्रॉस करने की कोशिश करनी है। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, स्टेप 2 इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। स्टेप 2 में क्या हमने पढ़ा, अब फाइंड, ओए ये तो बिल्कुल ही गायब हो गया, कहाँ जा रहे हो जी? कलर्स देख रहे हैं ना, कलर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से हाईलाइटर उठाते हैं, हाईलाइटर का कलर ये रखते हैं, देखें होता है। हाँ, मैं कहता हूँ जी पैसेज वही है और इसकी जो पहली लाइन थी, आई फाउंड आउट, यानी ये तो हम काट लेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन में हमने लिखना होता है, ये तो हमने पीछे देख लिया है। द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज द वे वी कम्युनिकेट एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ये मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है। और उसके बाद जो ये आगे लाइन पड़ी हुई है, जिसको ये मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मुझे लगता है ये पिछली ही लाइन की एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें से कुछ वर्ड्स उठा के मैंने पिछली ही लाइन को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है। तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, मुझे लगता है कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या चीज़ें, अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल कनेक्टिविटी मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है जी, और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये पॉजिटिव में। और नेगेटिव में वही प्राइवेसी के इशू, मिस इन्फॉर्मेशन एंड पोटेंशियल ऑफ ऑनलाइन अब्यूज़, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। एंड नाउ यू आर सीइंग कि अगर मैं यहाँ से ये रेजर उठाता हूँ, ठीक है, तो अब आपका प्रेसे जो है वो ऑटोमेटिकली, यानी अगर इसको भी मैं हाईलाइट कर दूँ तो आपका प्रेसे जो है ऑटोमेटिकली शॉर्टन होता जा रहा है। ठीक है जी, वो शॉर्ट होता जा रहा है। वर्ड काउंट जो था, अब वो जो 100 पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा था, वो ड्रॉप होते होते 50 पे कहीं आ गया। मुझे तो ऐसा समझ आ रहा है, ठीक है, कि आपकी ये 2 लाइंस हैं, ये हमने बीच में से काट ली, यानी काटने का मतलब ये कि आप इसको इस तरह क्रॉस भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमने अगले स्टेप भी फॉलो करने हैं तो हम काटेंगे नहीं। हम देखेंगे कि इनमें से कैसे हम शॉर्ट वर्ड्स उठा के अपनी पिछली लाइन को सॉलिड कर सकते हैं। स्ट्राइकिंग का बैलेंस का जिक्र करके हम इसमें से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का जिक्र करके हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अपने स्टेप 2 में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हाईलाइट करना है, ताकि हमारे पास एक टोन सेट हो जाए कि भाई आपने किस चीज़ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी है, यानी कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा आपका लेस इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है और कौन सा आपका लीस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो आपने क्या कर दिया, हाईलाइटर की मदद से अपने लिए ये आसानी क्रिएट कर दी। आपका जो स्टेप 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। पहला क्या था, पहला आपने रीड करो अच्छे से, रीड करने के बाद स्टेप 2 क्या था कि उसको हाईलाइट करो, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट और आपका लेस इंपॉर्टेंट कंटेंट उसको हाईलाइट कर दो। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप इज कि क्रिएट अ रफ ड्राफ्ट।
नीड प्रेसी क्यों नहीं लिखनी है, डायरेक्ट हमने क्या करना है 40 मिनट्स आपके पास हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेसी लिखने के लिए, तो व्हाई नॉट जस्ट मेक अ रफ ड्राफ्ट, एक माइंड मैप बनाएं ताकि हमें पता हो कि यार हमने क्या करना क्या है। मतलब जो आप नीड आगे लिखोगे उसके लिए पहले आपके पास कुछ इस तरह का कंटेंट हो ना जो आपको क्या कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो। तो बिफोर कंस्ट्रक्टिंग योर प्रेसे have a rough outline or map with all the points you think are necessary, read it and compare it to the text। ठीक है जी, उसको दोबारा ऊपर टेक्स्ट के साथ कंपेयर करें। You might want to add or omit certain points to make more clear। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको काटने पड़ेंगे, कुछ ऐड करने पड़ेंगे। Make sure your outline follows the order of the text। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। आपकी कोहेरेंट होनी चाहिए प्रेसी, और उसमें जो है वो आपका वही ऑर्डर हो जो आपका असल ऊपर पैसेज में है। तो ज़रा सा आपके स्टेप 3 को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। स्टेप 3 क्या था जी भाई, मुझे क्या है, मैंने पूरे का पूरा अपने लिए जो ये पीछे मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने क्या किया, वह पूरे की पूरी जो मेरी लर्निंग है, ओहो ये तो घूम ही रहा है, रुक जाओ बाबा। हाँ, तो ये क्या है जी, आपका स्टेप 3 है। स्टेप 3 में क्या था जी, मैंने कंप्लीट जो पैसेज था उसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश की। आई फाउंड आउट दैट इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन। विद अ क्लिक ऑफ बटन वी कैन कनेक्ट टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड, शेयर आइडियाज, स्टे इन्फॉर्म्ड दिस इंस्टेंट। ये सारा के हाउएवर एज वी नेविगेट। तो ये क्या था, आपका वो पैसेज था, और मैं अग्री कर रहा हूँ कि यार ये जो पैसेज है बिल्कुल इसमें यही बातें हैं जो मुझे समझ भी आ रही हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक ठीक है। अब जब थर्ड स्टेप को इम्प्लीमेंट करने लगूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं शॉर्ट करूं और अपने अल्फाज में करूं। The internet has made global communication a lot easier and information retrieval very speedy। मुझे इस पहली लाइन का मतलब जो समझ आया अपने अल्फाज में, क्योंकि मैंने यही वाले अल्फाज तो यूज़ कर नहीं सकता, करूँगा तो गलत हो जाएगा। तो मुझे ये समझ आया कि इंटरनेट हैज़ मेड ग्लोबल कम्युनिकेशन a lot easier and information retrieval very speedy। ठीक है जी, आगे ये जो लाइन थी, ठीक है, इसकी अगर मैं समरी लिखना चाहूँ तो ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड स्प्रेड ऑफ एक्सेस ऑफ नॉलेज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। अच्छा, ये फ़ायदे भी मैंने बता दिए, पहले मैंने बताया उसने किया क्या, उसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ। अब मैं आता हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर। बट विद दीज पॉजिटिव एस्पेक्ट सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट रिगार्डिंग प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन अब्यूज़ आर ऑल्सो देयर। ठीक है जी, हमने बताया इंटरनेट है क्या, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए, नेगेटिव हमने कर दिए। अब आगे क्या आएगा, आगे क्या शो होगा, हम किसके बारे में बात करेंगे, चैलेंजेस जो क्रिएट हो रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, तो हम उनका कहीं पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे। दिस कंट्रास्ट बिटवीन बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस हाईलाइट दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड दोज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट। दिस बैलेंस इज क्रूशियल फॉर गुड यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो मैंने क्या किया, मुझे जो समरी समझ आती थी अपने अल्फाज में मैंने वो उठा के एज इट इज़ लिख दी, लेकिन मैंने ये देखना है कि आया ये 1/3 तो नहीं है। अगर 1/3 है तो ये तो आपकी प्रेसी बन जाएगी, लेकिन मैं तो अभी क्या हूँ, स्टेप 3 के ऊपर हूँ। मैंने तो क्या करना है, अपना रफ ड्राफ्ट क्रिएट करना है जो इन वर्ड से मेरी जान छुड़ा दे और मुझे नए अल्फाज दे दे जो जिनकी बिना पे मैं अपनी प्रेसी लिखना चाहूँगा। ठीक है, इसमें अब मैं ज़रा क्रिटिकल हो के ज़रा सा सोचूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि स्टेप 4 है कि आप जब अपना सेकंड ड्राफ्ट बनाओगे तो उसमें क्या हो रहा होगा, जैसे डेट देयर शुड बी अ बैलेंस, इतनी लंबी लंबी लाइन है। ठीक है जी, विद दीज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स सम नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट रिगार्डिंग। तो ये इतनी लंबी लंबी लाइंस हैं। ठीक है जी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं काटूंगा। अब मैंने इस स्टेप को इसमें कन्वर्ट किस लिए किया, सवाल ये अगर मैंने काटना ही है ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने वर्ड्स को चेंज कर सकूं, मैं सिनोनिम्स यूज़ कर सकूं। ठीक है जी, मैं की आइडियाज़ जो हैं वो अपने पास लिख सकूं ताकि आगे जाते वक्त मुझे क्या हो, आसानी हो। अब मेरा स्टेप 3 भी क्लियर हो चुका है। स्टेप 3 भी जो था वो सबका सब जो जैसे का जैसा था वो मैंने क्या कर दिया, मैंने उठा के वैसे का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब ये स्टेप 3 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 3 के बाद डायरेक्ट स्टेप 4 आएगा, और स्टेप 4 भी आप देखोगे कि क्रिएट अ सेकंड ड्राफ्ट, मतलब आपने सेकंड ड्राफ्ट क्रिएट करना है। यानी आपका जो फर्स्ट था आया वो आपका रफ था। ठीक है, तो सर आपने अब सेकंड को भी रफ बना रहे हो, मतलब क्या है, चाहते क्या हो, लेकिन ये क्या होगा, अ लिटिल नीट होगा। पिछले में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो कट हो जाएगी यहाँ पे आके। अब 1 by 1 आपने क्या किया, वर्ड्स को चेंज कर दिया,
आपने उसके बाद मेन आइडिया जो है वो उसको रिटेन करना शुरू कर दिया, आपने जो लेंथ है अब लेंथ को रिड्यूस करने पे आप आ गए हो। यकीन जानिए कोई और तरीका होता तो मैं बताता, यकीन जानिए नहीं है, इसीलिए हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यही है, बहुत बहुत मेहनत करके आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, तो आपने कोशिश यही करनी है, इसी तरह फॉलो करना है। आगे जब असाइनमेंट्स हो रही होंगी तो उस पर भी हम यही डिस्कशन कर रहे होंगे। तो अब क्या है जी, स्टेप 4 को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है। जो पीछे मेरा पैसेज था उसको मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, इस पैसेज को ज़रा सा आप पढ़ें, ठीक है, पढ़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको अपने अल्फाज में अब शिफ्ट कर रहे हैं कि भैया अब हम नीट वाली तरफ जाने लगे हैं। द इंटरनेट हैज़ अनडिनाइबली ट्रांसफॉर्म कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है जी, ये इतनी लाइन थी, उसको मैंने यहाँ तक इतने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, मेरे लिए मेरी लाइंस जो हैं उनकी जो ड्यूरेशन है, उनके जो वर्ड काउंट है वो मेरे लिए क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, इट्स इम्पैक्ट इज़ एविडेंट इन द इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड वाइड स्प्रेड नॉलेज डिसेमिनेशन। ठीक है जी, ठीक है, यानी क्या है जी, वाइड स्प्रेड नॉलेज डिसेमिनेशन। तो ये क्या हुआ जी, मेरी ग्लोबल कनेक्टिविटी और वाइड स्प्रेड डिसेमिनेशन ऑफ जो नॉलेज है वो एविडेंट, इसका सबूत है, ठीक है, इसके इम्पैक्ट का। लेकिन हाउएवर अब मैं नेगेटिव वाली तरफ आऊँगा, ये पॉजिटिव है, ये इंट्रोडक्शन था, ये पॉजिटिव, अब नेगेटिव, वही वाला हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। अलॉन्ग साइड दीज बेनिफिट सम सिग्निफिकेंट कंसर्न रिगार्डिंग क्या, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, मिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन अब्यूज़ ये इंपॉर्टेंट थे, हमने इनको रिटेन रखा, वैसे का वैसे रखा। और एंड पे मैं क्या करता हूँ, ट्रांजिशन यूज़ कर रहा हूँ। ये आप देखें, ये हाउएवर ट्रांजिशन ये किसके लिए हैं, ताका क्या यार, ताकि आपकी जो प्रेसी है वो कनेक्टेड लगे, आपकी प्रेसी जो है वो कनेक्टेड फील हो। हमने पहले पढ़ा है कि भाई आपकी प्रेसी के दरमियान कनेक्शन हो, वो चंक्स में ना हो, ये ना हो कि एक सेंटेंस अलग दूसरा अलग। ये ट्रांजिशनरी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। देयरफॉर फाइंडिंग अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन हार्नेसिंग एडवांटेज ऑफ डिजिटल एज एंड एड्रेसिंग इट्स चैलेंजेस बिकम इंक्रीजिंगली क्रूशियल फॉर सोसाइटी एट लार्ज। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 6 लाइन्स को 5 में कन्वर्ट कर दिया। वर्ड्स जो थे उनमें कुछ हमने, उसमें कुछ हमारी चेंजेस थी, ठीक है, हमने वो चेंजेस कर दी जो कि बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उनको अपने लिए आसान कर दिया। इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव और एंड पे आपकी क्या आ गई, सजेशंस आ गई। तो हमने क्या कर दिया, प्रॉपर जो आपका वो स्टेप 4 था उसको फॉलो कर दिया। बट नाउ वी विल बी कमिंग टू आवर स्टेप 5, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ राइटिंग अ गुड, द बेस्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ गुड प्रेसी। वो क्या है, स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग योर प्रेसी एंड मेक श्योर यू कंप्रेस द टेक्स्ट बाय यूजिंग शॉर्टर सेंटेंसेज एंड कटिंग आउट रिडंडेंसीज। यानी आपकी जो रिपीटिशन है उनको अवॉइड करना है। मेक श्योर टू कीप द वर्ड काउंट ऑफ योर प्रेसी, ज़रूरी है। इट शुड बी 1/4 नहीं, 1/4 नहीं, 1/3, इट शुड बी 1/3 ऑफ योर मेन टेक्स्ट। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, अपने स्टेप 5 को जो पीछे आपने फाइनल पैसेज अपने लिए बनाया था उसको आपने क्या करना है, अब आपने उसको रिपीट करने की कोशिश करनी है। यानी उस स्टेप 5 में जो चीज़ें आपने लिखी थी अब उसको आपने शॉर्ट करना है। क्यों, क्योंकि आपका जो वर्ड था, ज़रा सा मैं आगे चलता हूँ और मैं आइडिया उठाता हूँ आगे से कि एक सेकंड, हमने क्या करना है, आगे जो हमारे पास वर्ड था, जो वर्ड काउंट हमारे पास पड़ा हुआ था वो कितना था जी, हमने कहीं लिखा भी हुआ था, ये 109 था और 36 पे हमने इसको क्या करना है, लेके आना है। ठीक है, हम अब पीछे चलते हैं। जो हमारा स्टेप कौन सा था जी, स्टेप 5 था कि अब आपने क्या करना है, अपनी प्रेसी लिखने की कोशिश करनी है। अब आपने 109 को कन्वर्ट करना है, यानी 109 का एक रफ आप मेरे हिसाब से 36 बन रहा है जैसे, तो मुझे अब इसको क्या करना है, अपने वर्ड्स के हिसाब से लेके आना है। तो आपने अब इसमें से एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा बातें काटनी है ताकि आप क्या कर सको, वर्ड काउंट को मीट कर सको। द इंटरनेट हैज़ अनडिनाइबली ट्रांसफॉर्म कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है जी, its impact is evident in the instant global connectivity and widespread knowledge dissemination। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट एक लाइन है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ द इंटरनेट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट, ठीक है जी, अनडिनाइबली ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन को मैं क्या कहता हूँ भाई, द इंटरनेट ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज़ एविडेंट। कि आपका जो है
इन्फॉर्मेशन का रिट्रीवल, इन्फॉर्मेशन निकालना और कम्युनिकेशन के ऊपर इंटरनेट का एक्सेस जो इफ़ेक्ट है बड़ा वाजे है, ठीक है जी। अब मैं सीधा पॉजिटिव के ऊपर आऊँगा, कोई बकवास, कोई इधर उधर की बात मैं नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी एक एंड नॉलेज डिसेमिनेशन आर पॉजिटिव आउटकम्स, ठीक है। सिंपल, आसान तरीन, बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स में ये उसके आर पॉजिटिव आउटकम। अब मैं कोई नई लाइन नहीं लिख रहा कि ऑल दो विद सम बेनिफिट्स, देखें जैसे कि अलॉन्ग द साइड दीज बेनिफिट्स कम सिग्निफिकेंट कंसर्न्स, फजूल लाइन है। कॉमा आपने यूज़ किया, ठीक है जी, और आप कहते हो येट कंसर्न्स अराइज, कैसे कंसर्न्स रिगार्डिंग प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन अब्यूज़। यानी एकदम आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद पॉजिटिव और अगली लाइन में आपने नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा दिए, ठीक है। एक दफ़ा फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छे से अब्जॉर्व कर सको। द इंटरनेट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज़ एविडेंट। ये जो दो लाइनें हमारी थी ये बड़ी वाज़ेह थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इनको हमने लेके चलना है, ठीक है। और मैं इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड नॉलेज डिसेमिनेशन आर पॉजिटिव आउटकम्स, ठीक है जी। मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव आउटकम्स हैं। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन से सीधा अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन मैं कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये इस तरह की लाइंस जो पड़ी हुई हैं ये मैं नहीं लिख रहा। मैं कॉमा का यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे राइटिंग में आप सीखोगे कॉमा का यूज़ करके मैं कहता हूँ कि येट कंसर्न्स अराइज रिगार्डिंग तीन चीज़ें, प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन अब्यूज़, तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग वो है। और मैं लाइन कह के कहता हूँ कि स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन दीज बेनिफिट्स, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट को मैं बेनिफिट्स कह रहा हूँ, ठीक है जी, और चैलेंजेस, नेगेटिव को मैं क्या कह रहा हूँ, चैलेंजेस कह रहा हूँ। कि भाई स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स एक एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल एज बिकम्स क्रूशल। और बिल्कुल क्रूशल फॉर सोसाइटी एट लार्ज था, मैंने क्या कर दिया, क्रूशल लिख दिया, ठीक है जी। इंक्रीजिंगली को निकाल दिया, ठीक है जी। बिकम्स को भी निकाल दिया। यहाँ पे चैलेंजेस थे, यहाँ पे किसके जी, डिजिटल एज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या हुआ, मेरे जो वर्ड्स थे ऊपर जो ओरिजिनल पैसेज में था वो अब चेंज हो गए, ठीक है जी। 1 बाय 1 जैसे ही 1 2 3 4 5 6 ये मैंने स्टेप फॉलो किए। यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंड किया, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे मैंने वर्ड्स को चेंज किया, मैंने अपनी समरी लिखी, उस समरी को मैंने शॉर्ट कर दिया और मेरी प्रेसी क्या होगी, बन गई। समझ ही नहीं आई और बनते बनते आपकी क्या होगी, प्रेसी बन गई। एक एक स्टेप को फॉलो करते। अब डायरेक्ट अगर आप बैठते प्रेसी लिखने के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी आप लिख पाते। लेकिन 5वें स्टेप के बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिव्यू योर प्रेसी, ठीक है जी। स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग योर प्रेसी एंड मेक श्योर योर कंप्रेस द टेक्स्ट बाय यूजिंग शॉर्टर सेंटेंसेस, ठीक है जी। और आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना स्पेलिंग्स, ठीक है जी, यहाँ पे ये वही वाली ऊपर वाली लाइन आ गई है, स्पेलिंग, कोई आपका ग्रामेटिकल एरर, कहीं पे आपका पंक्चुएशन का कोई एरर, ठीक है जी। आपने ये तो एरर नहीं किया, अब आपने क्या करना है, उसको देखने की कोशिश करनी है, रिव्यू करना है कि भाई कोई गलती तो आपसे नहीं हो रही। और ज़रा सा आप मेरे सामने पढ़ते हो, द इंटरनेट ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज एविडेंट, फुल स्टॉप है, इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी। लेकिन ऐसे क्या होगा, ऐसे आप फ्लो में जब पढ़ोगे ना तो आपसे कभी भी आपकी गलती नहीं डिटेक्ट होगी। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट टिप है जो टीचर्स अक्सर खुद यूज़ कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं सिखा रहे होते। मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपने क्या करना है, खुद अपना टीचर बनना है ना, जो मेरी कोशिश होगी आगे आपको मैं खुद आपका इंस्ट्रक्टर बनाऊँ, तो आप क्या करोगे पता है, आप उल्टे सेंटेंसेस पढ़ोगे। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल एज बिकम्स एविडेंट, ठीक है। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस यानी स्ट्राइकिंग अ बैलेंस है तो इसलिए यहाँ पे बिकम्स लगा है। तो अब अगर ऊपर से मैं पढ़ता तो ये फ्लो में आता, और फ्लो में हमेशा आपसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। लेकिन मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं अगला जुमला पढ़ता हूँ, इंस्टेंट, यहाँ से, येट कंसर्न्स अराइज रिगार्डिंग प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन अब्यूज़, इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड नॉलेज डिसेमिनेशन, आर दो हैं तो आर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आउटकम्स दो हैं तो आउटकम्स आएगा, ठीक है जी। द इंटरनेट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज़ एविडेंट। तो अब जब मैंने उल्टा इसको पढ़ना शुरू किया तो मैं बार बार रुक रहा था, मेरा दिमाग बार बार क्या कर रहा था, PROCESS प्रोसेस कर रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। हालांकि वो तो सीधा पढ़ने का आदी है, लेकिन हमने तो उल्टा पढ़ा और हमने देखा कि भाई उल्टा पढ़ने से दिमाग बार बार रुक रहा है, स्टॉप ले रहा है, जिसकी वजह से आपको एकदम आपकी गलतियां पता चल जाएंगी। अब एक और उसके ऊपर वो लगाएं, अभी भी आपके पास कम से कम 20, आपके पास 15-10 मिनट बाकी हैं, तो स्कोर हाई करना है तो ये करना पड़ेगा। क्रूशियल बिकम्स एज डिजिटल द ऑफ चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स द बिटवीन बैलेंस स्ट्राइकिंग, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से आपको स्पेलिंग्स देखने को मिल रहे होंगे चैलेंजेस के, यही अक्सर आप CHALLENGES चैलेंजेस, चैलेंज की जगह चैलेंजेस आप लिख रहे होते हो। तो आप जब उल्टे वर्ड्स पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, वर्ड्स
कि आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो भी बहुत जल्दी नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ से नीचे शुरू करेंगे, फ़्लो के साथ पढ़ेंगे, अक्सर मिस हो जाएगा। उल्टा शुरू करेंगे तो आपका जादू होगा, आप देख रहे होगे कि कितना आपसे आसानी से पढ़ा जा रहा है। तो ये था जी मेरा स्टेप 6, यानी मैंने पहले में डाटा पढ़ा, ठीक है जी। दूसरे में मैंने क्या किया, याद आ रहा है हमने क्या किया दूसरे स्टेप में? दूसरे में हमने क्या किया था, हाईलाइट किया था। तीसरे में आपने क्या किया था, रफ ड्राफ्ट 1 बनाया। चौथे में रफ ड्राफ्ट 2। फिफ्थ में आपने नीट कर दिया, वर्ड्स काउंट को कम कर दिया। सिक्स में आपने क्या कर दिया, रिवीजन कर दी, और रिवीजन का भी आपको मैंने तरीका बता दिया जो सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये 6 स्टेप्स मिला के आपने क्या कर दिया, अपनी एक प्रेस से लिख दी, ठीक है। ओहो ये क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, अपने 6 स्टेप्स लगा के अपनी एक प्रेसी लिख दी, ठीक है। और उस प्रेसी को आपने क्या कर दिया, अपने लिए आसान बना दिया। ये क्या बीच में चीज़ आ गई जी, इसको एस्केप करते हैं। हाँ, तो आपने क्या किया जी, आपने वो 6 स्टेप्स लगाए और आपने अपनी प्रेसी लिख दी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब जो रिटन प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर फिर सो गए हैं तो फिर जागिए। आसानी के लिए पता है क्या है, आपने यहाँ पे वर्ड काउंट गिन लिया, फॉर एग्जांपल 109 है। अब जब आप प्रेसी लिखना शुरू करोगे, आपने यही टाइटल की हेडिंग स्टार्ट में देनी है, कॉलन डालना है, फ्रेज़ होती है हमेशा, तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स डालने हैं, ये भी कॉमा है, ये भी कॉमा है, ठीक है। द इंटरनेट कॉलन, अक्सर नहीं, लाजिम नहीं है कि आप कॉलन वाली यूज़ करो, लेकिन ये वाले जो होते हैं ज़्यादा पावरफुल लगते हैं, तो मैं इसलिए ये यूज़ कर रहा होता हूँ। द इंटरनेट, हम इंटरनेट की बात कर रहे थे और उसमें क्या था, बैलेंस की बात हो रही थी, कनेक्टिविटी और चैलेंजेस किस में, डिजिटल एज में, जब दुनिया बड़ी कनेक्टेड हो गई है, दुनिया बहुत कनेक्टेड और एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो उसमें क्या है, कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है जी, आपके कुछ चैलेंजेस हैं। और जो कनेक्टिविटी के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में जो बैलेंस है, हमने उसकी डिस्कशन की। तो मुझे लगता है कि जो टाइटल होगा वो सबसे बेस्ट ये होगा कि द इंटरनेट बैलेंसिंग क्रिएटिविटी एंड कनेक्टिविटी एंड चैलेंजेस इन द डिजिटल एज। तो आप देखो, टाइटल, कॉलन, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा, फिर अ वर्ड, फिर कॉलन, ये यहाँ पे बंद, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो एज इट इज़ डिटो कॉपी आपने क्या करना है, इसको फॉलो करना है, इस तरह लिखना है। और ये यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं ये नहीं होते, यहाँ पे इनको हम रिमूव करते हैं। और आपने जितने वर्ड्स लिखती है एंड पे आप वो ज़रूर लिखते हो, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि यार ये बच्चा मेरे लिए आसानी कर रहा है, तो यार मैं इसके लिए भी आसानी करता हूँ, जाओ इसको 40+ दे देता हूँ। तो आपने क्या करना है, टाइटल और अपनी प्रेसी इस तरह लिखनी है, साथ में ये लाजमी याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को। तो ये थे जी आपके वो 6 स्टेप्स जिसकी मदद से आपने एक प्रेसी, और एज आई टोल्ड यू कि ये हमारी फाउंडेशनल क्लास है, इसमें हम अभी CSS की जो प्रेसी है वो नहीं कर रहे। और रीज़न है कि प्रेसी इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आपका सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या होगा, आपकी परफेक्शन। और वो भी कब, डे 1 पे। आप मुझसे पढ़ रहे हो, 4 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ाते हुए, ठीक है, और आप अगर बोलो कि यार सर ने भी तो की है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, गलत है। परफेक्शन पहले दिन कभी भी नहीं आएगी। आप यकीन कीजिए कि भाई स्टेप 1 इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं करेंगे स्टेप 2 कभी नहीं समझ आएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है जी, 3 कहीं नहीं, 4, 5, 6, ये एज इट इज़ होगा। यकीन कीजिए ये एज इट इज़ होगा। आपने हमेशा ये करना होगा कि भाई आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप डायरेक्ट जंप करेंगे, यार आसान है ना, स्टेप 1 पढ़ लिया, स्टेप 3 पे जाते हैं, रफ ड्राफ्ट 1 क्यों बनाऊँ, 1 बना दिए तो 2 क्यों बनाऊँ, आता है ना जहन में, आता है। ये शैतान है, ये वो वसवसे हैं, ये वो तरीके हैं आपको आपके टीचर से भी वो बदजन करने के, यार टीचर ने बता दिया, ठीक है यार, टीचर से आगे जाके मैं चलता हूँ। नहीं, आप क्या करोगे, कम से कम आपने 30 to 40 जो प्रेसिस हैं अपनी, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है, आपने कम से कम 30 to 40 प्रेसिस जो हैं एज़ इट इज़, ठीक है जी, एज़ इट इज़, लंगूरों की तरह, वो लकीर का फ़कीर की तरह आपने क्या करना है, इसको इसी तरह फॉलो करना है कि यार सर ने बताया हुआ है, चलो लिखते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं। पहली 10-15 बिल्कुल ख़राब होंगी, डिज़ास्टर होगा, अगलियों में कुछ बेहतरी आएगी, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आप देखने को मिलेगी, आखिर की 4-5 जो होंगी वो आपको बड़ा अच्छा स्कोर दे रही होंगी। उसके बाद आगे 30-40 होंगी जो आपकी अब क्या है, परफेक्शन की क्या होगी, आपकी परफेक्शन के ऊपर वो एक स्टैंप मारी होगी कि यार अब आपकी परफेक्शन भी परफेक्ट हो चुकी है। तो मिनिमम 100 to 150 प्रेसेस आपने अपने CSS की प्रिपरेशन में प्रैक्टिस करनी होती है ज़रूर। मैं तो स्टूडेंट्स को सिंपल ये कह रहा होता हूँ
कि भाई आपका आवर 1 है, डेली आप उठते हो, आपने क्या करना है, अपना न्यूज़पेपर पढ़ना है, वहाँ से अनलिमिटेड कंटेंट मिलता है, आपका पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, नेक्सस जो मैं आपको अक्सर ये मेंटरशिप प्रोग्राम में पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ क्लियर हो जाती है। आपका सेकंड आवर है, जो भी है जिस टाइम भी आप उठते हो, सेकंड आवर आपका होता ही प्रेसी राइटिंग का है। आपने प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर की प्रैक्टिस करनी होती है। आज का दिन है, प्रेसी लिखनी है तो 2 घंटे हैं, इसका मतलब क्या है, आपने 2 प्रेसिस प्रैक्टिस करनी है और ये हफ्ते में 5 दिन ये प्रैक्टिस होगी। तो अभी भी आपके पास अगर 6 महीने बचते हैं तो आप अंदाज़ा लगा दो आपकी कितनी प्रेसिस होनी चाहिए। एक दिन भी अगर बीच में ऐसा गया जिसमें आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप समझिएगा आपकी वो ग्रिप लूज़ होती चली जाएगी और 5-10 दिन बाद आप फिर ज़ीरो पे खड़े होगे। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये लेक्चर आपके पास रहेगा, मेरा साथ भी आपके पास रहेगा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे सुनिए, ठीक है। और सीधी प्रैक्टिस करते हैं जी, सीधा सा क्या करते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको फ़िलहाल इग्नोर करें, ठीक है जी। बिलीव ए कंसिडरेट के ये क्या है जी, ये जल्दी से आप इसको कॉपी ना कर लें, जल्दी 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 जल्दी। मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं आपको इसको ये बिल्कुल ये क्या कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप पीछे जाएंगे और आप स्पेस दबा के देखेंगे जहाँ पे मैं ये गंद नहीं कर रहा था, तो ये क्या है जी, आपका ओरिजिनल पैसेज है, ये आपका ओरिजिनल पैसेज है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ऑनेस्टी का, ठीक है जी। ख़ुद के साथ ऑनेस्ट होंगे तब आपकी कामयाबी शुरू होगी। ऑनेस्ट हो, इस पैसेज को पढ़ें, स्टेप 1 to स्टेप 6 तक अप्लाई करें और जब आपके वो स्टेप अप्लाई हो जाएं उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको अपनी इस प्रेसी के साथ कंपेयर करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी है। लेकिन अभी के अभी प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इस लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, यकीन करें, ये बिल्कुल कचरा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा होगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। इतनी मेहनत के बाद भी मैं इतना बड़ा क्लेम दे रहा हूँ कि ये कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने प्रैक्टिस ना की। तो प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। प्रैक्टिस अगर अभी कर रहे हैं तो पॉज़ कीजिए वीडियो को, ठीक है जी। 10-15 मिनट, 20 मिनट दीजिए, 30 मिनट लगते हैं 30 मिनट भी दीजिए, लेकिन प्लीज़ पॉज़ कीजिए, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, चलें पॉज़ कर दें। सो नाउ अगर आपने पॉज़ कर दिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रश्न को क्लियर कर रहा हूँ। तो ये उसका पढ़ा है जी आंसर, ठीक है जी। आपने देखना है कि आपका जो आंसर है आया वो रेलेवेंट है, आपने जो चीज़ यहाँ पे लिखी है प्रैसी के तौर पे वो आपकी इस पैसेज के साथ मिल रही है कि नहीं, कहाँ पे आपसे गलती हुई, कहीं पे आपने रिसेंट स्टडी वाला जिक्र तो नहीं किया, कहीं पे आपने कंज्यूम वाले वर्ड्स को तो चेंज नहीं कर दिया, कहीं पे आपने कुछ इस तरह के वर्ड्स तो मिस नहीं कर दिए, आपका वर्ड काउंट तो ज़्यादा नहीं हो गया। अब आपने क्या कर देना है, आपने ये वाला स्टेप फॉलो करना है और ऐसा होगा कि भाई आप में से, ये मैंने स्टूडेंट का चार्ट बनाया हुआ है, टाइप 1 होगी जिसकी पहले ही दिन से प्रैसी के ऊपर बड़ी गुड ग्रिप बन जाएगी। टाइप 2 होगी जिनको ज़रा मुश्किल लग रहा होगा कि यार नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस। और एक टाइप 3 एग्जिस्ट भी करेगी, वो कहेगी मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो मतलब इतना मुश्किल है प्रैसी राइटिंग, यकीन कीजिए बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप टाइप 1 हैं तो भी प्रैक्टिस करनी है, टाइप 2 हैं तो बहुत प्रैक्टिस करनी है, और टाइप 3 हैं तो भाई आपकी तो ज़िंदगी का मकसद ही प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फेलियर रेशियो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो एक एंड पे एक बात ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर सपना आपने देखा है, ये जस्ट फ्रीकिंग लुक एट दिस मैन, मतलब ये शशका जस्ट लुक एट द टोर, भाई उस्ताद की टोर देखो, ये खड़ी हुई है फॉर्च्यूनर, ठीक है जी। ये आपका सिविल सर्विस एकेडमी, ठीक है जी। ये आपकी डीसी हाउस, ये चीज़ें चाहिए। तो आया आप मुझे बताओ कि आप एक 30 मिनट अपनी ज़िंदगी इसको मतलब आपने गुजार दी ना, कोई आप में से 25 होगा, कोई किस उम्र का होगा, ठीक है जी, कोई 28 में बैठा होगा, क्या उखाड़ लिया हम लोगों ने इस उम्र में, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सच होके ऑनेस्ट होके बताएं ना खुद को। तो आया अपनी उस 25 साल ज़िंदगी, 28 साल ज़िंदगी में से 1 साल, सिर्फ 1 साल आप नहीं दे सकते, और किस चीज़ को दें सर, इस चीज़ को जो आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली, आने वाली नस्लों से आने वाली नस्लें, पूरा आपकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाएगी यार। तो जस्ट 1 साल की बात है, 1 साल में 100-200 प्रैक्टिस लिखना कौन सी बड़ी बात है यार। ऐसे ही तो आपने पास करना है, प्रेसी ही तो पास करना है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास होते हैं, हो जाते हैं, अच्छी प्रैक्टिस से हो जाते हैं। तो यार इस लाइफस्टाइल के लिए कुर्बानी देना सीखिए, क्योंकि अगर आप आज अपने इस लाइफस्टाइल के लिए एक वक्त की कुर्बानी नहीं देंगे ना, तो कल को ज़माना आपकी कुर्बानी देगा। ये वाज़े है, ये बिल्कुल वाज़े है। तो ये आप लोग मुझे YouTube के मीडियम से सुन रहे हो, ठीक है, और मैं ये आपके लिए एक आसानी कर रहा हूँ, वो ये है कि आपको बने बनाए हुए आपके लिए नोट्स भी मैं प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ हमने कहीं उनको सेव भी किया होता था, डिस्क्रिप्टिव मेंटरशिप प्रोग्राम, और यहाँ पे हमारे पास प्रेसिस होना चाहिए,
प्रेसी राइटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ये पढ़ा है जी। तो ये आपको जी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर जिन्होंने पे किया हुआ है, ठीक है, मेरी कोशिश तो है सबको मैं कराऊं लेकिन समटाइम्स नहीं पॉसिबल होता। तो आपके लिए क्या है जी, आपको व्हाट इज़ प्रेसी, व्हाट आर डू एंड डोंट्स, ठीक है जी, स्टेप लिखना, एक एक स्टेप फॉलो करना, ठीक है जी, रिवाइज एंड एडिट, एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद सैम्पल, ओरिजिनल पैसे ये है, टाइटल ये है, प्रेसी ये, ओरिजिनल पैसे ये, टाइटल ये, और उसके बाद आपके लिए सजेस्टेड रीडिंग्स, ये आपकी सजेस्टेड रीडिंग है और आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, अगर मैं भूल गया तो मुझे आपने मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे, मैं वो लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसमें अराउंड 30 के करीब पैसेज और प्रेसीज पड़ी हुई हैं कंप्लीट लिखे हुए, ठीक है। तो आप पैसेज पढ़ोगे, प्रेसी को कंपेयर करोगे, पैसेज पढ़ोगे, प्रेसी के साथ कंपेयर करोगे, तो आपने मुझे याद करवाना है कि मैं आपको वो लिंक इनबॉक्स कर दूँ लाजमी। तो जी ये वो क्लास थी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत मेरे दिन लगे हैं इसके ऊपर, यकीन कीजिए बहुत मेहनत लगी है इसके ऊपर। तो आपने इस क्लास में क्या सीखा जी, प्रेसी है क्या, बेसिक सब्जेक्ट का सिलेबस कैसा है, आपका जो पेपर होगा वो कैसा है, ठीक है, आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम दें, जो आपको ज़्यादा स्कोर कर देगा, ठीक है जी, प्रैक्टिस करें, फिर आपने सिनेरियो समझे, ठीक है, उन सिनेरियो के बेस के ऊपर आपको मैंने क्या करके दे दिया, हंसी मजाक में बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको एक पैसेज और उसकी पूरी प्रेसी 6 स्टेप्स के ऊपर फॉलो करवा के मैंने आपको करवा दी। सो जी एंडिंग दिस वीडियो हेयर, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है जी, अच्छी दुआएं दीजिए, कमेंट प्लीज़ कमेंट करें, सेक्शन जो कमेंट सेक्शन है उसका इस्तेमाल करें, लाइक करें, इससे वीडियो और लोगों तक पहुंचती है और लोगों का फ़ायदा होता है। कल को आप मेरी दुनिया भी और मेरी आखिरत भी इसी तरह बन रही होगी, ठीक है, आपको भी सवाब हो रहा होता है, तो कोशिश करें कि इसको दूर दूर तक पहुँचाएँ ताकि लोगों का फ़ायदा हो। टेक केयर जी, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।